हेलो फ्रेंड्स बस स्वागत है एक और नई सीरीज में। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है 200 साल पहले अर्थ के ऊपर स्पिरिचुअल जो एनर्जी थी उसका आगमन शुरू हुआ और इंसानों ने अपनी आंतरिक लड़ाई और कैटलिज्म के कारण जो मून है और ओशन है उन्हें पूरी तरह से खो दिया। उसके बाद में अर्थ के ऊपर बहुत ही डेंजरस जो क्रिएचर है वो अपीयर होने लगे, जिन्हें डेमन डिजास्टर वो कहा जाने लगा, जिन्होंने इंसानियत को बिल्कुल नष्ट करने की कगार पे पहुंचा दिया। और वर्तमान समय के अंदर हम देखते हैं जो जिन सिटी होती है उसके ऊपर अटैक हो रहे होते हैं मॉन्स्टरों के, और कुछ लोग उस मॉन्स्टर से बच कर के भाग रहे होते हैं। और हम देखते हैं एक जो मॉन्स्टर होता है जो कि लावा जायंट डेमन होता है, और ये अपने मुंह से जो लावा है वो उगलता है और चारों ओर के एरिया को डिस्ट्रॉय करना है वो शुरू कर देता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक जो गाड़ी है वो आती है जो कि सिविलियंस को बचाने का काम है या रेस्क्यू करने का काम है वो करती है। तभी उनका जो कैप्टन है वो बोलता है कि चारों ओर के जो सीन है उसको देखो और जो भी सिविलियन दिखाई दे उसे रेस्क्यू वो कर लो, और तुम्हें डेमन डिफेंस डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट वो करना है, और जितना जल्दी हो सके हमें है ना सभी लोगों को बचा करके यहाँ से निकलना है। तभी हम देखते हैं कि हमारा जो मेन कैरेक्टर रेन होता है वो अभी भी नींदों के अंदर होता है और आलस कर रहा होता है। ये देख करके उसका जो कैप्टन है वो बोलता है, रेन आखिरकार हम लोग मिशन के ऊपर आए हुए हैं, तुम इतने ज़्यादा आलसी वो कैसे हो सकते हो? तो जो रेन है वो बोलता है, अंकल भाई चल चिल मारिए यार, अभी तो हम लोग पहुँचे ही हैं। और हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर के अटैक के कारण एक पूरी-पूरी जो बिल्डिंग है वो आग के कारण जलने लगती है। तभी जो रेन का साथी होता है वो बोलता है, रेन क्या नाइट को तुम फिर से जो इंटरनेट कैफ़े है उसके अंदर सो गए थे क्या? तो जो रेन है वो गुस्सा होते हुए बोलता है कि तुम अपने काम से काम रखो। तो सबोनेट बोलता है कि मेरा मतलब तुम्हें गुस्सा दिलाना नहीं था। मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि तुमने लास्ट ईयर बड़े एग्ज़ाम के अंदर टॉप स्कोर रहे थे। तो अगर तुम 6-6 पार्ट टाइम जॉब है वो करते हो, क्या तुम थक नहीं जाते क्या? तो जो रेन है वो बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये काम करना पसंद करता हूँ? अगर मैं ये काम नहीं करूँगा तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। अगर तुम मुझे पैसे देते हो तो मैं इन सभी पार्ट टाइम काम को छोड़ देता हूँ। तभी कैप्टन आते ही बोलता है कि तुम जो ये यूज़लेस चीज़ें हैं वो करना बंद कर दो। क्या तुम इस सीरियस सिचुएशन के अंदर और ज़्यादा सीरियस है वो नहीं हो सकते? तुम सभी लोग इंटर्न्स हो, अगर तुम लोग बढ़िया परफॉर्मेंस करते हो तो तुम्हें फुल टाइमर्स है वो बना दिया जाएगा, और तुम सभी को चांस है वो दिया जाएगा अवेकनिंग जिन इंजेक्शन इंजेक्ट करने के अंदर। तो जितना ज़्यादा अच्छा हो सके उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देने की कोशिश है वो करो। वैसे भी तुम लोगों को पता होना चाहिए मिशन के अंदर सभी बंदों की जिस प्रकार की परफॉर्मेंस होती है उन्हें रिकॉर्ड वो किया जाता है और इवोल्यूशन शीट के अंदर नोट डाउन किया जाता है। जितने ज़्यादा लोगों को तुम सेव करोगे उतने ज़्यादा ही तुम्हारा बेटर चांस है कि तुम फुल टाइमर है वो बन सको। तभी जो रेन है वो हेजिटेट करके बोलता है, मैं यहाँ पे लोगों को इसलिए बचाने के लिए नहीं आया हूँ ताकि मैं अपनी फुल टाइम जॉब है वो ले सकूँ। तो कैप्टन वो बोलता है, तो फिर तुम आखिर किस लिए आए हो? क्या तुम यहाँ पे हीरो है वो बनना चाहते हो? तो जो रेन है वो बोलता है, जो सेक्शन 13 है उसके चैप्टर 2 के अकॉर्डिंग अगर कोई बंदा किसी सिविलियन को बचाता है तो उसे 1 पर्सन को बचाने के लिए $2 मिलते हैं। तो अगर इसी प्रकार मैं कितने भी बंदों को बचाऊँ तो मेरी जो इनकम है वो बढ़ती जाएगी। ये सुनकर के कैप्टन उसके सिर में टपली मारते हुए बोलता है, सिर्फ $2 के लिए तुम्हें क्या लगता है तुम अपना अपनी जान को जोखिम में डाल सकते हो? तभी जो कैप्टन है सभी को ये आगाह करते हुए बताता है कि हाँ, हमारी प्रायोरिटी है सिविलियन को बचाना, लेकिन उसके चक्कर में अगर तुम लोग मारे जाओगे तो कोई भी बेनिफिट है वो नहीं होगा। और जब तक हो सके हमें यहाँ पे अपना रोल है वो करना है। अगर तुम्हें सामने की ओर डेमन दिख जाए तो तुम्हें उससे हेड टू हेड जो फाइट है वो नहीं लेनी है। अगर तुम लोगों की जो डेथ विश है वो नहीं है, अगर तुम मरना चाहते हो तो फाइट ले सकते हो। वैसे भी मॉन्स्टर को हराने का काम डेमन डिफेंस डिपार्टमेंट का है, हमारा नहीं। तो हम लोग इस चीज़ के अंदर बिल्कुल भी इंटरफेयर है वो नहीं करेंगे, समझ गए तुम लोग? तो सभी लोग यस बोलते हैं। तभी एक जो सबॉर्डिनेट है वो बोलता है, कैप्टन सामने की ओर देखो। तो हम देखते हैं उस बिल्डिंग के अंदर स्मोक से एक जो लेडी है वो भागते हुए आती है और वो बोलती है मुझे हेल्प चाहिए। और वो एक सबॉर्डिनेट को हेल्प मांगते हुए गिड़गिड़ाते हुए बोलती है कि मेरे बच्चे को बचाओ, वो अभी भी इस बिल्डिंग के अंदर है और वो सिर्फ 5 साल का है और 10वें फ्लोर के ऊपर है। ये सुनकर के जो रेन है वो गुस्सा करते हुए बोलता है कि आखिर जो डेमन डिफेंस डिपार्टमेंट है वो कर क्या रहा है? एक 30 से टायर के लावा जायंट डेमन को भी वो हरा नहीं सकते क्या? ये तो छोटी-सी बात है। तभी जो कैप्टन है वो बोलता है जो डेमन डिफेंस डिपार्टमेंट है उसकी मेन फोर्स पहले ही सिटी से बाहर है किसी मिशन को करने के लिए। तो जो सपोर्ट है वो जल्दी यहाँ पे आ जाएगा। इस समय जो वॉइड डेमन एकेडमी है उसकी जूनियर फाइटर वो कर रही है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ उस बच्चे को बचाने के लिए, तुम लोग यहाँ के बाहर की ओर नजर रखो और फायर को बुझाने के ऊपर ध्यान दो। तो हम देखते हैं कि उससे पहले ही जो रेन है वो बचाने के लिए जाते हुए बोलता है कि मैं जाऊंगा उसे बचाने के लिए। तो कैप्टन पीछे चिल्लाते बोलता है कि आखिर तुम क्या मरना चाहते हो क्या? अभी तक जो डेमन है उसे डिफीट है वो नहीं किया गया है, ये सिचुएशन और भी ज्यादा डेंजरस है वो हो सकती है, तुम्हें वहां पे नहीं जाना चाहिए। तो रेन अंदर जाते हुए बोलता है कि अंकल आप भूलना मत मेरे $2 के बारे में। और कैप्टन सोचता है मनी मन क्या ये बंदा वाकई में सीरियस है,
और वो सभी बंदों को ऑर्डर दे देता है कि फटाफट से इस फायर के ऊपर काबू पाओ ताकि जो रेन है उसे अच्छे से सपोर्ट है वो मिल सके। और हम देखते हैं कि उस बिल्डिंग के अंदर कंटिन्यूअसली आगे की ओर रेन बढ़ते जा रहा होता है और जो भी रास्ते में रुकावट आती है उन सभी को डिस्ट्रॉय करते हुए वो उस बच्चे को ढूंढ रहा होता है। और मन ही मन सोचता है वाकई में $2 कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा और हार्ड वर्किंग काम है। और हम देखते हैं कि फाइनली वो उस फ्लोर के ऊपर पहुंच जाता है, लेकिन उसी बिल्डिंग के एक और फ्लोर के ऊपर एक अटैक आता है, जिसे समय रहते हुए जो रेन है वो डॉज वो कर लेता है और अपने आप को बचा लेता है। और वो सोचता है यार ये तो एक सोनिक अटैक है। और वो सामने की ओर देखता है तो वो डेमन और वो अकेडमी की जूनियर होती है, वो फाइट कर रहे होते हैं। ये जानकर ये काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ होता है रेन, जो एक लावा डेमन है वो क्या सोनिक अटैक भी है वो कर सकता है? और क्या ये सामने की ओर लड़की दिखाई दे रही है, क्या ये डेमन हंटिंग अकेडमी से है? वाक़ई में जो जीन वॉरियर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, वो आराम से इन मॉन्स्टर के साथ फाइट वो कर सकते हैं। तभी उसे अंदर की ओर से आवाज़ आती है, "मॉम, मॉम कहाँ हो? मेरी हेल्प करो।" तो ये सुनकर के जो रेन है उस आवाज़ की ओर बढ़ने लगता है और वो फाइनली उस बच्चे के पास पहुँचते हुए बोलता है, "तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें बचाने के लिए आ गया।" तभी हम देखते हैं कि कुछ छत का मलबा होता है वो नीचे की ओर गिर रहा होता है। तो फिर से जंप मारते हुए जो रेन अपने आप को और उस बच्चे को सेव वो कर लेता है और उस बच्चे को हौसला देते हुए बोलता है कि तुम्हें बिल्कुल भी पैनिक या डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें सेव करने के लिए आ चुका है। और अपना जो मास्क होता है उस बच्चे को पहना देता है और उस बच्चे को लेकर के बाहर की ओर आने लगता है और बाहर की ओर जो टीम होती है अभी उस आग को काबू करने की कोशिश कर रही होती है और काफ़ी हद तक उस उन लोगों ने काबू भी पा लिया होता है। और वो जब सामने की ओर देखते हैं तो जो रेन है उस बच्चे को बचा कर के बाहर की ओर आने लगता है। ये देख कर के टीम के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि फाइनली जो रेन और जो बच्चा है वो दोनों ही सेफ है। जो ये रेस्क्यू मिशन है सक्सेसफुल हुआ। लेकिन तभी अचानक बिल्डिंग के पीछे एक और तेज़ धमाका होता है। हम देखते हैं अभी भी उन दोनों की फाइट वहाँ पे चल रही होती है और दोनों ही एक-दूसरे को डिफीट करने की पूरी कोशिश वो कर रहे होते हैं। और मॉन्स्टर अपने मुँह से जो लावा अटैक है वो कर रहा होता है, जो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। और डेमन यहाँ पे समझ जाता है कि वो इसे जीत नहीं पाएगा, तो वो मौका देकर के वहाँ से भागने की कोशिश वो करता है। और हम देखते हैं वो सामने की ओर जो बिल्डिंग होती है, उसको चीरते हुए आगे की ओर निकलता है। ये चीज़ देख कर के वो लड़की सोचती है, नहीं ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि उस बिल्डिंग के टकराने से वो पूरी बिल्डिंग की जो नींव है वो खिसक जाती है और पूरी पूरी जो बिल्डिंग है वो ढहने लगती है। ये देख कर के टीम मेंबर काफ़ी ज़्यादा परेशान वो होने लगते हैं, क्योंकि अभी तक जो रेन है उस बिल्डिंग एरिया के रेंज से बाहर नहीं निकला होता। तो इस चीज़ को वो भी महसूस वो कर लेता है, लगता है कि वो मरने वाला है। तो वो यहाँ पे कैप्टन को आवाज़ लगाता है और बच्चे को उनकी ओर फेंक देता है। और ये देख कर के जो कैप्टन है वो भी हैरान होते हैं, वो यहाँ पे रेन को बचाना चाहते हैं। लेकिन अगर वो यहाँ पे रहेंगे तो वो और उसकी टीम भी मारे जा सकते हैं। तो वो रेन को छोड़ कर के पीछे की ओर हो जाते हैं। और जैसे ये जो मलबा है वो शांत होता है तो वो वहाँ पे रेन को ढूँढने लगते हैं कि आखिर वो किस हालत के अंदर होगा। और उन्हें काफ़ी देर तलाश करने के बाद में फाइनली एक मलबे के नीचे दबे हुए रेन दिखाई दे जाता है। और हम देखते हैं जो रेन होता है उसके सीने में एक रोड धसी होती है और वो बस मरने की कगार पे होता है। और वो बोलता है, लगता है मैं एक रियल हीरो बन गया हूँ और साथ में $2 भी मैंने अर्न कर लिए हैं। लेकिन क्या ही किया जा सकता है, मैं उन $2 को खर्चा वो नहीं कर सकता क्योंकि मैं मरने के लिए जा रहा हूँ। तभी सामने की ओर हम देखते हैं उसी गर्ल जीन वॉरियर को वो अपीयर होती है। इसे देख कर के यहाँ पे रेन सोचता है, लगता है ये पक्का कोई एंजल है मुझे लेने के लिए आई है। और हमें पता चलता है इस लड़के का नाम होता है जूली। और वो बोलती है मुझे माफ़ कर देना, ये मेरी गलती थी कि मैं उसे मार वो नहीं पाई। लेकिन हम देखते हैं कि जो रेन की नज़रें हैं वो कहीं और पे ही पड़ती है और वो वाक़ई में बड़े परवटली सोचता है कि आखिरकार किसी ने एक पिग है वो क्यों पहना होगा। और वो जूली को आँख मारते हुए बोलता है कि जो तुम्हारा पिंक पिग है वो वाक़ई में बड़ा ही क्यूट है। इस बात से यहाँ पे जूली काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होती है, बोलती है तुम तो बहुत बड़े परवट हो। लेकिन हम देखते हैं कि यही अंतिम शब्द होते हैं रेन के और वो वहीं पे मारा जाता है। और जूली ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी और उसे किसी तरह होश में लाने की कोशिश वो करती है। लेकिन ये सारा की सारी चीज़ें व्यर्थ हो चुकी थी। और हम देखते हैं रेन की सोल को और वो सोचता है क्या इससे ही मौत की फीलिंग है वो कहा जाता है। फाइनली अब मैं आराम से सो सकता हूँ। ये चीज़ वाक़ई में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। लेकिन आखिरकार इन बाकी चीज़ों का क्या होगा? जो मेरी सिस्टर है टीना, उसकी डिजीज़ का क्या होगा? उसका ट्रीटमेंट वो कैसा होगा? नहीं, मैं मर नहीं सकता, मुझे अभी भी ज़िंदा रहना है। और वो उस डूबते हुए सी के अंदर तैरते हुए ऊपर आने की कोशिश वो करता है और बाहर की ओर हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है हॉस्पिटल के अंदर। जो डॉक्टर है वो रिपोर्ट बना रहे होते हैं, इसका जो लेफ्ट आर्म है वो कट चुका है, इसके इसके जो इंटरनल ऑर्गन है वो पूरी तरह से डैमेज है, इसको हेवी ब्लीडिंग हुई है, इसके अंदर एक रॉड फँसी हुई है और इसे किसी भी तरह से बचाया वो नहीं जा सकता। जो विक्टिम है 11:44 पे इसकी जो हार्ट बीट है वो बंद हो गई। तो इसे जो ब्रेन डेथ है वो
कंफर्म हो जाती है। इसके पास कोई भी साइन है वो नहीं है ज़िंदा रहने के। ये सुनकर के जो कैप्टन और टीममेट होते हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और रोने लग जाते हैं। कैप्टन बोलता है, मुझे माफ़ कर देना, मैंने पूरी कोशिश की थी लेकिन हम लोग तुम्हें बचा वो नहीं पाए। तो चलो इसका अंतिम संस्कार है वो कर दिया जाए। तो जो रेनो है उसकी सोल अलाइव होती है तो वो बोलती है, नहीं मुझे बचाया जा सकता है, एक बार कोशिश तो करके देखो। और हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के ऊपर वो पेंडेंट होता है, वो धीरे-धीरे ग्लो है वो करने लगता है। और हम देखते हैं कि उसे अंतिम संस्कार करने के लिए, जलाने के लिए मोर्चरी के अंदर डाला जा रहा होता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे उसकी जो स्पिरिट होती है, उसे बहुत ही ज़्यादा फायर एनर्जी है वो महसूस हो रही होती है और सोचता लगता है कि अब मुझे बचाया वो नहीं जा सकता। क्या इसका मतलब तो ये है कि मेरा अंतिम संस्कार हो चुका है और अब मैं बिल्कुल भी नहीं बचूँगा। तभी वो अपने आप को कॉन्शियस सी है उसके अंदर पाता है और वो सोचता है कि आखिर वो कहाँ पर है? और सामने की ओर से उसी का जो पेंडेंट है वो दिखाई देता है। उसे देख कर वो सोचता है, ये तो 10 साल पहले का पेंडेंट है, जो जिनचेन डेमन डिज़ास्टर आया था उस समय मुझे ये प्राप्त हुआ था। तो मैंने इसे मेमोरेंडम के रूप में मेरी फैमिली के अंदर रख लिया कि ये वाक़ई में एक ट्रेजर है। और वो उसे जैसे ही छूता है तो वो एक एनर्जी वो प्रोड्यूस करता है और अचानक से उसके कॉन्शियस सी के अंदर गिर जाता है। और तभी वो कॉन्शियस सी को अब्ज़ॉर्ब करते हुए एक बहुत ही बड़े मिस्टीरियस ट्री के अंदर कन्वर्ट है वो हो जाता है। इसे देख कर के वो सोचता है कि आखिर ये अचानक से ट्री कहाँ से अपीयर हो गया और ये ट्री दिखने के अंदर इतना स्ट्रेंज क्यों है? और वो जैसे ही उसे टच करता है, उसे रियलाइज़ हो जाता है, ये तो पक्का डेमोनिक ट्री है। और अगले ही पल जहाँ से उसने छुआ होता है, वहीं से एक मैसिव मात्रा के अंदर एनर्जी रिलीज़ है वो होती है। और ये देखकर वो समझ जाता है कि आखिर अब दोबारा से क्या हो रहा है? और हम देखते हैं कि वहाँ पे किसी टाइप का फ्रूट है वो लग जाता है और वो ट्री बोलता है, डेमोनिक पैक्ट फॉर्म्ड, कॉन्ट्रैक्ट डेमन फ्लेम डेमन, मतलब फ्लेम डेमन के साथ तुम्हारा कॉन्टैक्ट है वो हो चुका है और डेमोनाइज़ का जो कॉस्ट है वो ये है कि तुम्हें दूसरे लोगों को रुलाना है। और यहाँ पे जो रेन है उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। तभी ट्री बोलता है, जो कॉस्ट है वो पे कर दी गई है, जो फ्लेम डेमन जीन है वो इंजेक्ट किया जा रहा है और एक मैसिव मात्रा के अंदर एनर्जी रेन की जो स्पिरिट है उसके अंदर जाने लगती है। फिर से डेमोनिट्री बोलता है कि जो कॉन्टैक्ट है वो ट्रांसफ़ॉर्म है वो कर दिया गया है। और इधर बाहर की ओर हम देखते हैं जो कैप्टन है वो काफ़ी ज़्यादा सैड होता है। वो सोचता है कि अरे यार! ये वाक़ई में बहुत ज़्यादा बुरा था। मैं बिल्कुल भी ऐसा है वो नहीं चाहता था। तभी जो मोर्चरी वाला बंदा है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हुए बोलता है, यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत है। तो ये देखकर कैप्टन वो बोलता है कि आखिर तुमने क्या गलत कर दिया? तो हम देखते हैं कि उसकी जो बॉडी है वहाँ पे फिर से फायर वो जलने लगती है। ये चीज़ सभी को सरप्राइज़ वो कर देती है और कैप्टन वो सोचता है ये तो किसी इंसान के हृदय की धड़कन है, क्या वो ज़िंदा है अभी भी? तभी हम देखते हैं कि वो मोर्चरी के अंदर एक खतरनाक ब्लास्ट है वो होता है और कैप्टन उधर देखता है तो सामने की ओर हम देखते हैं एक खतरनाक बेड स्लूप के अंदर रेन खड़ा होता है और वो बोलता है, क्या यहाँ पे कोई डॉक्टर है? मुझे लगता है कि अब मुझे बचाया है वो जा सकता है। फिर यहाँ से हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है हू बायोलॉजी की लेबोरेटरी की ओर, जहाँ पे हम देखते हैं बहुत सारे जो इक्विपमेंट होते हैं वो काम कर रहे होते हैं। और उसी समय जो रेन है उसे होश आता है और वो ऐसे सोचता है कि मेरे को जहाँ तक याद है मेरी बॉडी तो है ना जल रही थी ना, क्या मैं मरा नहीं क्या? और वो चौंकते हुए और सरप्राइज होते हुए उठता है क्या कर यहाँ पे क्या चल रहा है और उसे कुछ भी समझ में वो नहीं आता। तभी सामने की ओर एक जो लेडी है वो बोलती है, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तुम बस अब हिलो मत। तो रेन सामने की ओर देखते हुए पूछता है कि आखिरकार तुम हो कौन? और वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परवट वाले जो थॉट है वो ला रहा होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं जो रेन का हाथ ब्रोक हुआ होता है, उसे किसी मैकेनिकल आर्म से एक्सचेंज वो कर दिया गया होता है और उसी के ऊपर काम चल रहा होता है। और वो लड़की बोलती है, तुम्हें पैनिक करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, तुम बड़े ही मुश्किल से मौत को चकमा दे करके निकले हो। तो रेन फिर से पूछता है, आखिरकार तुम हो कौन और ये जगह कौन सी है? तो वो लड़की एक्सप्लेन करते हुए बोलती है, ये हु बायोलॉजिकल लेबोरेटरी है और मेरा नाम यान है, मैं इस जगह की इंचार्ज हूँ और तुम्हें यहाँ पर जूली है वो लेकर के आई थी। फिर यान बोलती है, अपना जो हाथ है वो मूवमेंट करके देखो, मेरे हिसाब से ये परफेक्टली काम कर रहा होगा। तो यहाँ पे रेन भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है कि जो ये मैकेनिकल आर्म होता है देखने में काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग होता है। तो यान एक्सप्लेन करती है, ये ऑल पर्पज मैकेनिकल आर्म है, हर प्रकार के काम वो कर सकता है। इसका जो प्रीवियस ओनर था, उसने 10 केजी टीएनटी एक्सप्लोजिव का एक्सपेरिमेंट है वो किया था। उसकी पूरी बॉडी राख के अंदर बदल गई, लेकिन इस मैकेनिकल आर्म को छोटी-सी खरोंच भी है वो नहीं आई। तभी जो रेन है वो बोलता है, ये तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है, लेकिन आखिर ये जूली कौन है और उसने मेरी हेल्प वो क्यों की? तो यान बोलती है, वो हू ग्रुप की थर्ड डॉटर है, क्या तुम उसे नहीं जानते? तब रेन को यहाँ पे याद आता है वही जीन वॉरियर के बारे में जिसे उसने लास्ट टाइम में वो देखा था और वो समझ जाता है कि ये पक्का वही होगी। तभी यान वो बोलती है, तुम वाकई बहुत ज़्यादा लकी हो,
तुम है ना मरते-मरते बचे ही नहीं हो, लेकिन तुम सक्सेसफुली अपने जो जिन लॉक है उसे अनलॉक कर लिया है। तुम्हारे पास अवेकनिंग एबिलिटी आ चुकी है फ्लेम एबिलिटी की। तभी रेन सरप्राइज़ होते हुए बोलता है कि मैं तो ऑलरेडी जो जीन अवेकनिंग पीरियड है उसे मिस कर चुका हूँ, तो फिर मैं अवेकन वो कैसे हो सकता हूँ? यान बताती है लेकिन ऑलरेडी जो तुमने अवेकनिंग स्टेज है उसे पार वो कर लिया है। अब तुम्हें अपनी बॉडी को कंटिन्यूअसली कल्टीवेट वो करना होगा और जो जीन वॉरियर के बेसिक प्रिंसिपल है उन्हें भी अंडरस्टैंड वो करना होगा। तो रेन हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ये जो बेसिक प्रिंसिपल वो क्या होते हैं? तो यान बताती है 200 साल पहले अचानक से बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी है वो अर्थ के ऊपर रिलीज होने लग गई और 12 प्रकार के स्पिरिचुअल स्पिरिट्स पूरे अर्थ के ऊपर फैल गए। और जो प्लांट एनिमल्स थे उन्होंने इन स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व किया और अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया एक खतरनाक स्पिरिट जो कि इस पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट वो कर सके। और जल्द ही जो इंसानियत है वो खतरे के अंदर आ गई क्योंकि वो इन चीज़ों का सामना वो नहीं कर सकती थी। लेकिन अंततः जो इंसानों की साइंस थी उन्होंने जीन अनलॉक करने की जो सीरम है उसे खोज लिया, जिसे जीन इंजेक्शन कहा गया। उसे ऑर्डिनरी पीपल को दिए जाने के बाद में वो भी जीन वॉरियर है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाते थे। जैसे ही इंसानों की जीन अवेकनिंग हुई तो वो जीन वॉरियर बन गए और वो स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व करके जो स्पिरिट्स थी उनके साथ फाइट वो कर सकते थे और फिर से इंसानों का जो पलड़ा है वो भारी होने लगा। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत वाली बात ये है जो भी इंसान यहाँ पे जीन वॉरियर बनता है उसे जीन अनलॉक कराने के लिए एक प्राइज है वो देना पड़ता है। तो रेन हैरान होते हुए बोलता है कि एक प्राइज देना पड़ता है, आखिर वो क्या होता है? तो यान एक्सप्लेन करते हुए बोलती है फॉर एग्जांपल डेमन स्कार डिजीज। ये नाम सुनते ही रेन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि ये सेम इलनेस उसकी सिस्टर को भी होती है। फिर थोड़ा सीन फ्लैशबैक के अंदर जाता है जब रेन को याद आता है कि कैसे उसकी जो सिस्टर है वो पेन के अंदर थी और साथ में यानी बताती है जो भी बंदा डेमन कॉन्ट्रैक्टर के जो प्राइस है उसे पे करने के अंदर फेल हो जाता है तो उसकी बॉडी के अंदर डेमन स्कार्स आ जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि उसकी बॉडी को एक्सट्रीमली पेनफुल महसूस है होता है। उसे ऐसा लगता है कि उसकी जो बोन्स है वो क्रैक हो रही है। तभी रेन सरप्राइज होते हुए सोचता है डेमन कॉन्ट्रैक्टर कहीं मेरी जो बहन की इलनेस है वो डेमन कॉन्ट्रैक्ट के कारण तो नहीं हो रही? क्या मेरी बहन भी डेमन कॉन्ट्रैक्टर है? तो रेन पूछता है यान से, क्या इस डिजीज को क्योर करने का कोई रास्ता है? तभी जो यान है वो बोलती है, करंटली इस डिजीज का अभी तक कोई भी इलाज है वो निकाला नहीं गया है क्योंकि हमारी जो मेडिकल स्किल्स है इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन फिर भी शायद इसको क्योर है वो किया जा सकता है। जो फॉलन डेमन सिटी है उसके अंदर इसका कोई ना कोई रास्ता है वो मिल सकता है। तो जो रेन है वो यान से पूरी बात पूछता है तो यान बताती है कि हाँ मैंने ये सुना है जो जो फैलन डेमन सिटी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर डेमन एनर्जी है जो कि डेमन स्पिरिट्स को न्यूरिश करती है, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे एक रास्ता होना चाहिए। ये सुनने के बाद में रेन को एक होप मिलती है कि शायद वो अपनी सिस्टर का ट्रीटमेंट वो कर पाएगा। तभी यान वो बोलती है कि मैंने तुम्हें अपने जो मैकेनिकल आर्म है उसे ऑपरेट करने का मेथड वो बता दिया है और बाकी तुम रिसर्च अपने आप से कर सकते हो। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो तुम मेरे पास वापस से वो आ सकते हो। तो ये कहते हुए रेन भी वहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि ठीक है, तो भविष्य के अंदर मैं तुम्हें फिर से ट्रबल है वो दे सकता हूँ। और इसी प्रकार से जो रेन अपने घर की तरफ जाते हुए सोचता है कि वाकई में ये आर्म तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है। अगर ये दिखने के अंदर ऐसा नहीं होता तो ऐसा लगता है कि ये कोई फेक आर्म ना होकर के एक रियल ओरिजिनल आर्म है। अचानक से मेरी अवेकनिंग हो जाती है, साथ ही मुझे एक मैकेनिकल आर्म भी मिल जाता है। आजकल के ये दिन पता नहीं किस प्रकार के चल रहे हैं और घर पे मेरी आंट और सिस्टर दोनों मेरी चिंता के अंदर बीमार हो चुकी होगी कि आखिर मैं घर तक क्यों नहीं आया। और अब धीरे-धीरे मेरे शरीर के अंदर दर्द भी होना शुरू हो गया है। लगता है जो एनेस्थीसिया लगाया गया था उसका डोज़ है वो कम हो गया है। तभी वो देखता है कि उसके घर के बाहर बहुत सारे जो लोग हैं वो इकट्ठा हुए होते हैं। ये देखकर वो सोचता है कि आखिर इतनी ज़्यादा क्राउड उसके घर के बाहर क्या कर रही है? और हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा है वो बोलता है कि आखिर तुम लोग इस प्रकार से बिज़नेस वो करोगे क्या अपने कस्टमर के साथ? मैं तुम्हें मेरी अंडरवियर साफ करने के 300 बक्स है वो दे रहा हूँ, क्या ये इनफ नहीं है? रेन की आंट निंग बोलती है, सॉरी लेकिन हम लोग इस प्रकार की सर्विस है वो प्रोवाइड वो नहीं करते। ये सुनते ही वो मेन हँसने लग जाता है और बोलता है कि आखिर अगर तुम इस प्रकार का एटीट्यूड है वो रखोगी तो मुझे नहीं लगता कि तुम इस एरिया का जो रेंट है वो भी पे कर पाओगी। तभी उस बंदे का सबॉर्डिनेट है वो बोलता है कि अगर तो तुम्हारा बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा तो तुम यहाँ से निकल क्यों नहीं जाते? वैसे भी मेरे ब्रदर है इस जगह को चाहते हैं। ये सुनते ही यहाँ पे टिन को गुस्सा आ जाता है और वो अपने डंडे से उसको मारते हुए बोलती है कि यहाँ से निकल जाओ, हम यहाँ पे कुछ भी है वो नहीं बेचना चाहते। ये देख कर के वो बंदा उसकी स्टिक को पकड़ते हुए बोलता है, हे छोटी बच्ची, वाक़ई में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। इस छोटी लकड़ी के साथ लोगों को मारना इसमें कोई मज़ा नहीं है। तो हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते? मेरे पास भी एक बड़ी लकड़ी है, अगर तुम माइंड नहीं करो तो मैं उससे तुम्हें मारना है वो चाहूँगा।
ये सुनते ही यहाँ पे टीन को गुस्सा आता है और वो बोलती है, मुझे जाने दो तुम परवट कहीं के। और हम देखते हैं कि अचानक से उनके सबॉर्डिनेट को एक पंच आकर के लगता है, जो काफ़ी दूर जाकर गिरता है और वो सभी सबॉर्डिनेट ये देख के सरप्राइज़ होते हैं कि आखिर उनको टीममेट को किसने मारा। और हम देखते हैं ये और कोई नहीं, ये रेन होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से के अंदर होता है। तभी एक और बंदा अटैक करते हुए बोलता है, लगता है कि तुम यहाँ पे अपनी मौत तलाश करने के लिए आए हो। लेकिन रेन उस बंदे को इस प्रकार से एलिमिनेट करता है, वो तो जैसे कि उसका अपोनेंट हो ही ना। अब ये देख कर के उनके जो बॉस को गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि आखिर तुम हो कौन? आखिर तुम क्या चाहते हो? तभी जो टीना है वो बोलती है, ब्रदर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो रेन है वो बोलता है, मैंने सब कुछ है वो सुन लिया, जो कि तुम लोग अभी बातें है वो कर रहे थे। तभी वो बॉस है वो बोलता है कि ये चीज़ मैटर नहीं करती, तुम आखिरकार हो कौन? तुम इस प्रकार से मेरे मज़े को खराब वो नहीं कर सकते। अगर तुम और भी ज़्यादा क्लोज़ आए तो मैं तुम्हारी सिस्टर को मार डालूँगा। अब ये सुनते ही अगले ही पल रेन उसके नीचे की ओर खतरनाक पंच से अटैक कर देता है और उसका गला जाकर पकड़ लेता है और अपनी सिस्टर को रेस्क्यू कराते हुए बोलता है, अब तुम्हें क्या लगता है कि क्या तुम कुछ कर सकते हो? और हम देखते हैं कि यहाँ पे रेन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है वो आता है, तो उसकी सिस्टर उसे रोकती है, ब्रदर अगर ऐसा करोगे तो वो मारा जाएगा। और हम देखते हैं कि एक पल के लिए हमें ऐसा लगता है कि जो रेन है वो आउट ऑफ माइंड वो हो गया है, लेकिन वो लिटरली लास्ट में उस बंदे को छोड़ देता है और बोलता है कि यहाँ से निकल जाओ। और बड़े गुस्से में रेन बोलता है कि इस बार तुम लकी हो कि मैं तुम्हें जान दे रहा हूँ, लेकिन अगली बार तुम इतने ज़्यादा लकी वो नहीं रहोगे। तो हम देखते हैं कि उसका सबॉर्डिनेट आकर के उसे उठाता है और वो लोग वहाँ से भाग कर के जाने लगते हैं और जाने से पहले वो बंदा बोल कर ही जाता है, बस तुम मेरा वेट करो, मैं इसका रिवेंज है वो लेकर के रहूँगा। तभी जो रेन है वो नोटिस करता है उसकी बॉडी के अंदर से अलग-अलग कलर की जो एनर्जी है वो निकल रही है। तो वो सोचता है शायद ये इमोशन एनर्जी है वो होगी। तभी है ना उसकी आंटी है वो बोलती है कि आखिर तुम कहाँ थे इतने दिन? और जो रेन है वो बोलता है कि तुम लोगों को चिंता नहीं करनी चाहिए, आजकल ऐसी छोटी-मोटी बातें वो होती रहती है। तभी आंटी बोलती है कि आखिर तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? तो जो रेन है वो बोलता है कि आंटी और टिन तुम लोगों को चिंता है वो नहीं करनी चाहिए। अब कोई भी बंदा हिम्मत नहीं करेगा हम लोगों को बुली करने की। तभी टिन बोलती है, ब्रदर वाक़ई में आप अभी बहुत ज़्यादा कूल है वो लग रहे थे। तभी रेन बोलता है कि मुझे बहुत तेज़ भूख है वो लगी है। तभी जो आंट है वो बोलती है कि तुम चिंता मत करो, तुम जाकर थोड़ी देर रेस्ट करो, मैं अभी कुछ डिलीशियस है वो बना कर के लाती हूँ। फिर हम देखते हैं नाइट का सीन हो जाता है और रेन अपने कमरे में सोते हुए सोचता है, आखिरकार इस शॉर्ट पीरियड के अंदर बहुत कुछ हो गया और जो मेरी बॉडी है उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा चेंज है वो आ गए। तभी उसे अचानक से बहुत तेज़ पेन है वो होने लगता है। उसका जो हार्ट होता है वो किसी प्रकार की एनर्जी अब्ज़ॉर्ब है वो करने लगता है और वो अचानक से फिर से अपनी माइंड के अंदर आ जाता है और पहले जो उसका कॉन्शियस सी था उसका जो कलर है वो भी रेड हो चुका था और वो सोचता है कि ये चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल है और उसकी बॉडी से बहुत ज़्यादा एनर्जी है वो रिलीज़ है वो होने लगती है और हमें सामने की ओर वही डेमोनिक ट्री है वो दिखाया जाता है। यहाँ पे रेन है वो अपनी बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता और उसके अंदर से मैसिव मात्रा के अंदर एनर्जी वो निकल रही होती है और ये सोचता है कि ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे स्टक है वो हो चुका हूँ और मेरी बॉडी को मूवमेंट है वो नहीं करा सकता। और हम देखते हैं कि जो रेन है उसके अंदर से अलग-अलग प्रकार की जो इमोशनल एनर्जी होती है वो निकल रही होती है और इस डेमोनिक ट्री के द्वारा कंटिन्यूअसली अब्ज़ॉर्ब की जा रही होती है, जिसके कारण जो रेन होता है कुछ ज़्यादा ही पीड़ा के अंदर होता है और वो डेमोनिक ट्री बहुत ज़्यादा मैसिव मात्रा के अंदर जो इमोशनल एनर्जी होता है उन्हें डाइवोर वो कर रहा होता है। फिर अचानक से डेमोनिक ट्री बोलता है, पार्टी रिक्लेम थर्ड स्टेज। फिर रेन हमें बताता है कि जो ये डेमोनिक एनर्जी है वो फेलन डेमन सिटी के अंदर ही मौजूद है और वहीं पर ये डेमन रिक्लेम है। इससे उसके अलावा कहीं पर भी ये जो डेमन एनर्जी है वो एग्जिस्ट है वो नहीं करती और मैंने इस चीज़ को एक्सपेक्ट है वो नहीं किया था कि जो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है उसे जो डेमन स्पिरिट है वो एक डेमोनिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट वो कर सकती है। एक जो डेमन कल्टीवेटर होता है उसे कल्टीवेट करने के लिए और एडवांस होने के लिए डेमोनिक एनर्जी के ऊपर रिलाई होना पड़ता है, लेकिन इसको कन्वर्ट करने के लिए एक्सचेंज में कुछ देना भी पड़ता है, वो होती है लार्ज अमाउंट के अंदर इमोशनल एनर्जी। और एक बार यार ने मुझे बताया था जो इंसानों के अंदर नेगेटिव इमोशन होते हैं वही डेमन के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल होते हैं और उन्हीं से इमोशनल एनर्जी आती है और एक बार इमोशनल एनर्जी देने के बाद में जो डेमन स्पिरिट है वो नरिश हो जाती है, तो इसके बाद में वो डिसअपियर है वो हो जाती है और जो डेमन कॉन्ट्रैक्टर है वो भी इस चीज़ से अफेक्ट है वो नहीं होता। तो इसके लिए टाइम टू टाइम उन्हें फ्रेश इमोशनल एनर्जी की आवश्यकता है वो होती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो धीरे धीरे ये जो डेमोनिक स्पिरिट है मुझे डाइवोर है वो कर लेगी और एक ट्रू डेमन के अंदर कन्वर्ट वो कर देगी। फिर यहाँ से हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जो रेन होता है वो मार्केट से कुछ बाय करते हुए जा रहा होता है। तभी उसने यान को मैसेज किया होता है कि अगर जो डेमन स्पिरिट है मुझे कुछ पेमेंट के रूप में करने का बोले तो मुझे क्या करना चाहिए।
तो उधर से यान का मैसेज आता है कि नॉर्मली तुम्हें उनकी बातों को अवॉइड वो करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जो डेमन स्पिरिट होती है तुम्हें इस प्रकार की वीडियो दिखा करके वो वाला काम कराने की कोशिश वो करती है। या फिर कुछ लड़कियां या कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जो कि अपने नाखून को काट कर उखाड़ कर फेंक देते हैं। ये उनके जो पर्सनल बिहेवियर और एक्सपीरियंस और पर्सनल ग्रोथ के ऊपर डिपेंड वो करता है कि वो किस प्रकार का बिहेवियर करेंगे। अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद में जो रेन होता है काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाता है और वो सोचता है कि डैम इट यार, मेरी जितनी भी इमोशनल एनर्जी मैंने स्टोर करके रखी थी वो सारी की सारी डेमन स्पिरिट ने डाइवोर है वो कर ली। मुझे फटाफट से कोई ना कोई एक नया तरीका है वो ढूंढना होगा ताकि मैं जो इमोशनल एनर्जी है उसे फीड है वो करा सकूं। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मैं किसी प्रकार की जो वियर्ड चीज़ें हैं वो करूं। अगली पल वो किसी लड़की से टकरा जाता है और उसका सम्मान और वो लड़की नीचे की ओर गिर जाते हैं। और हम देखते हैं कि जो लड़की होती है बड़ी क्यूट होती है और उसको देखते हुए परवर्टली यहाँ पे जो रेन है वो सोचता है कि ये तो इसकी तो स्कर्ट बड़ी शॉर्ट है और लंबे लंबे चिकने चिकने पैर हैं इसके। मुझे वाकई में इसकी स्कर्ट को ऊपर करके देखना है और इसकी अंडरवेयर का एक मास्क है वो बनाना है। तभी उसे रियलाइज होता है कि आखिर वो अभी अभी क्या सोच रहा था। और हम उस लड़की को देखते हैं वो बोलती है मुझे माफ कर देना, मैं बहुत ज्यादा जल्दी के अंदर थी तो मैंने तुम्हें नोटिस है वो नहीं किया। और हम देख सकते हैं कि उसके ऊपर उसकी जो डेमोनिक एनर्जी है वो हावी हो रही होती है। मैंने बड़ी एटीट्यूड के साथ और घमंड के साथ बोलता है आखिरकार जो माफी मांगना हर प्रॉब्लम का सोल्व होता तो इस वर्ल्ड के अंदर जो पुलिस है वो एग्जिस्ट है वो नहीं करती। तो आखिरकार मुझे बताओ कि तुम्हारी जो बॉडी का साइज है वो क्या है, मुझे एग्जैक्ट जो मेजरमेंट है वो चाहिए। और तुमने किस कलर की अंडरवेयर वो पहनी है उसे उतार करके मुझे दो, मैं उसे देखना है वो चाहता हूँ। अब ये सब सुनने के बाद में वो लड़की मन ही मन सोचती है कि आखिरकार ये बंदा यार इस प्रकार के क्वेश्चन वो क्यों कर रहा है, क्या ये कंपनसेशन के रूप में मेरी बॉडी को चाहता है। तो लड़की खड़े होते हुए बोलती है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, क्या हम लोग ऐसा नहीं कर सकते किसी सेकुलर प्लेस के अंदर जाएं और वहाँ पे जो भी तुम्हारी डिमांड है उनको पूरा किया जाए। ये सुनते ही तो यहाँ पे फिर से जो रेन अपने सेंसेस के अंदर आता है और वो सोचता है कि आखिर ये हो क्या रहा है, आखिरकार सडनली मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड है वो कैसे हो गया और इतनी जो परवट वाली थॉट है मेरे दिमाग के अंदर कैसे आने लग गई। अब मुझे समझ में आया कि मेरी जो डेमन स्पिरिट है मुझसे इस तरह के काम है वो करवाना है वो चाहती है। क्या यही वो प्राइस है जो कि डेमन स्पिरिट को चुकानी होती है। और वो वहां से भागते हुए बोलता है कि अरे यार ये चीज़ तो बड़ी खतरनाक है। और वो लड़की पीछे चिल्लाते हुए बोलती है कि यहाँ पे तो मुझे भागना चाहिए, आखिरकार तुम क्यों भाग रहे हो। तभी उस लड़की के पास कॉल आता है और सामने वाला बंदा बोलता है चेंगडी आखिरकार कैसा चल रहा है, क्या उस पर्सन का ऑरा कंफर्म हुआ, क्या वही न्यूली अवेकन डेमन कॉन्ट्रैक्टर है। तो लड़की बोलती है कि वो लड़का तो यहाँ से फरार हो गया लेकिन ये कंफर्म हो चुका है ये वही बंदा है जिसे कि जो टेरोन है वो ढूंढ रहा है। तो सामने वाला बंदा बोलता है कि तुम एक मौका देख करके उस सामने वाले बंदे की एबिलिटी को चेक करो लेकिन उन्हें उसे एस्केप है वो मत होने देना, वरना ये जो सिचुएशन है हमारे लिए बहुत ज़्यादा ट्रबल समय वो हो जाएगी। तो वो लड़की बोलती है तुम इस बारे में चिंता मत करो, वो बंदा मेरे चंगुल से बच करके नहीं जा सकता। और हम देखते हैं नाइट के अंदर अपनी पार्ट टाइम जॉब फिनिश करके जो रेन है अपने घर की ओर जा रहा होता है और सोचता है आज जो डेमोनिक इमोशन एनर्जी है उसके कारण पार्ट टाइम जो जॉब है वो अच्छा नहीं गया और मेरे को जो टिप्स है वो भी नहीं मिली। मुझे लगता है कि इस चीज़ के ऊपर मुझे और भी ज़्यादा फोकस वो करना होगा। तभी सामने की ओर से बाहर से निकलती हुई एक लड़की उसे टकरा जाती है और यहाँ पे रेन बोलता है लड़की तुम्हें सामने की ओर देखते हुए चलना चाहिए, तुम इस प्रकार से हर किसी से नहीं टकरा सकती। तो लड़की बोलती है कि अरे ड्राइवर तुम इतने ज़्यादा लेट है वो कैसे हो गए। तो रेन बोलता है कि मैं तुम्हारा कोई ड्राइवर नहीं हूँ, तुमने किसी रॉन्ग पर्सन को मुझे समझ लिया है। तो लड़की बहुत सारे पैसे देते हुए बोलती है कि तुम ये नॉनसेंस बातें करना बंद करो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें पे वो नहीं कर सकती, चुपचाप मेरी जो गाड़ी है मेरे घर की ओर ले लो। और इतनी सारी मनी को देख करके जो रेन है उसका मन भी डोल जाता है और सोचता है चलो मुझे आज के लिए ड्राइवर है वो बन ही जाना चाहिए। और उसके लिए वो गाड़ी का दरवाजा ओपन करते हुए बोलता है कि जो ड्राइवर है आज के लिए आपकी सर्विस के अंदर हाजिर है मैडम। और इसी प्रकार से वो लोन ड्राइवर चल रहे होते हैं तो रेन बोलता है मैम क्या आपका जो ये होम है काफी ज्यादा रिमोट एरिया के अंदर नहीं है क्या, ये काफी ज्यादा इनकन्वीनियंट रहता होगा रोज रोज जा करके बार में ड्रिंक करना। लेकिन हम देखते हैं कि वो जो लड़की होती है इस बात को पूरी तरह से इग्नोर है वो कर देती है और वो बोलती है अरे हैंडसम बॉय आखिर आज बहुत ज़्यादा गर्मी है और मैं बहुत ज़्यादा हॉट हॉट महसूस कर रही हूँ, आखिर मुझे अपनी हीट को कम करने के लिए क्या करना चाहिए। तो रेन बोलता है आपको अपनी जो सीट बेल्ट है वो बांध लेनी चाहिए। और हम देखते हैं कि उसका जो हाथ है धीरे धीरे रेन के जो मेन पॉइंट है उसकी ओर बढ़ रहा होता है तो उसके हाथ को पकड़ लेता है रेन। तो वो मिस बोलती है कि अरे हैंडसम बॉय आखिरकार तुम इतने ज़्यादा क्लूलेस कैसे हो, क्या तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है या फिर तुम यहाँ पे डंप बनने की कोशिश वो कर रहे हो।
तो जो रेन है वो बोलता है कि मिस मुझे माफ़ कर देना। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आपका घर इसी डायरेक्शन के अंदर है क्या? क्योंकि ये एरिया बहुत ही ज़्यादा आइसोलेटेड है। क्या आप वाक़ई में यहाँ पे रहती है? तो जो मिस है वो बोलती है कि तुम गाड़ी यहीं पे रोक दो, तो वो वहाँ पे रोक देता है और वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, क्या है कार, क्या आपकी डेस्टिनेशन है वो आ गई? तभी वो मिस उसके ऊपर चढ़ते हुए बोलती है, यंग बॉय हम लोग ऐसे एरिया के अंदर है जहाँ तक दूर-दूर तक कुछ नहीं है। आखिरकार तुम वेट किस चीज़ का कर रहे हो? हमें अपना प्रोग्राम शुरू कर देना चाहिए। तो रेन बोलता है ओरिजिनली मैं एक है ना लीगल काम करने वाला बंदा हूँ। मैं इस प्रकार की चीज़ें वो नहीं कर सकता जो कि आगे चल कर के लिए मेरे लिए प्रॉब्लमैटिक है वो बने। तो हम देखते हैं कि वो मिस उसके बड़े क्लोज आते हुए बोलती है, तुम जितना ज़्यादा इस चीज़ के लिए मना करते हो, मैं उतना ही ज़्यादा तुम्हें खाना है वो चाहती हूँ। तो रेन बोलता है वाक़ई में इस समय जो मनी कमाना बड़ा ही ज़्यादा मुश्किल काम है और वो उसके बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाती है। उसकी आइज़ का कलर है वो भी चेंज है वो होने लगता है। ये देख कर के जो रेन होता है अपनी पावर के साथ पीछे की ओर धकेल देता है और वो बोलता है कि मैं कोई कैजुअल पर्सन नहीं हूँ। ये मेरा फर्स्ट किस है, तुम इसे इस प्रकार से चुराए वो नहीं सकती। अब रेन ने यहाँ पे जो धक्का दिया होता है उससे में थोड़ा प्रेशर होता है और वो लड़की थोड़ी पीछे की ओर जाने लगती है और सामने की ओर देखते हुए सोचता है लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे पावर है वो लगा दी। लेकिन वो सामने की ओर देखता है तो वो लड़की किसी क्रिएचर के अंदर चेंज है वो होने लगती है। ये जो चीज़ है वो रेन के लिए काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग थी और वो लड़की बोलती है कि आ जाओ मेरे शिकार, मैं तुम्हें आराम से खाऊँगी। और उसका जो ये टेंटिकल टाइप मुँह होता है, उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है। लेकिन उसको गले को पकड़ते हुए रेन अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और वो सोचता है वाक़ई में ये चीज़ कितनी ज़्यादा डिस्गस्टिंग है। तभी हम देखते हैं कि पास के एरिया के अंदर एक टंकी के ऊपर एक लड़की खड़ी होती है, जिसका नाम हमें बताया जाता है यूई, जो कि एक एबिलिटी यूज़र होती है और वो भी अपनी एबिलिटी का यूज़ करते हुए एक बहुत बड़ी जो स्वॉर्ड होती है, उसके द्वारा उसकी कार के ऊपर अटैक वो कर देती है। जिससे कि वो स्वॉर्ड यहाँ पे उस लड़की और रेन के बीच में आ जाती है और रेन भी सोचता है कि आखिरकार ये सरप्राइजिंग अटैक किसने कर दिया और वो देखता है कि उस अटैक के अंदर और भी ज़्यादा पावर वो आने लगती है, तो वो मौका देकर एक गाड़ी से बाहर निकल जाता है और गाड़ी के भी 2 टुकड़े हो जाते हैं और एक मासिव मात्रा के अंदर एक्सप्लोसिव भी होता है। और तभी रेन के पास जो यूई और साथ में उसके 3 सबोर्डिनेट भी आ जाते हैं। लेकिन अभी तक भी उस सामने वाली लड़की को कुछ भी है वो नहीं हुआ होता, वो भी सही सलामत होती है और वो बोलती है कि तुम लोग डेमन डिफेंस डिपार्टमेंट के फिर से हमारे जो मामले के अंदर इंटरफेयर करने के लिए आ गए। तभी यूई बोलती है चैन हुआ, आखिरकार तुम आज बच कर के है वो नहीं जा सकती। तो चैन हुआ बोलती है आखिरकार किसने कहा कि मैं आज यहाँ से बच कर के भागने वाली हूँ। तभी रेने वो बोलता है कि होली क्रैप यहाँ पे चल क्या रहा है, मैं तो बस एक पार्ट टाइमर हूँ, मैं इतनी बड़ी सीन को हैंडल है वो नहीं कर सकता। तभी जो यूई है वो बोलती है तुम्हें डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, तुम जाओ जाकर के एक सेफ प्लेस के अंदर छुप जाओ। तभी उसका एक सबॉर्डिनेट है वो बोलता है कि हमें इन दोनों को एक डिपार्टमेंट के अंदर लेकर के चलना चाहिए। तभी हम देखते हैं सामने की ओर से जो चेन हुई होती है वो इवन हंसी हंसती है, तभी एक खतरनाक अटैक उनके ऊपर होता है। तो सभी लोग आराम से अपने आप को डिफेंस है वो कर लेते हैं उस अटैक से और रेन जब उस ओर देखता है तो वहाँ पे एक और एबिलिटी यूजर होता है जो कि अपना ऑरा रिलीज करते हुए बोलता है कि आखिर तुम अपने डायरेक्टर को क्या एक्सप्लेनेशन दोगी कि उनका जो थर्ड स्क्वाड है वो पूरी तरह से मेरे द्वारा खा लिया गया। और हमें पता चलता है इस बंदे का नाम लीजियान होता है। वो आगे बोलता है कि आज हम सिर्फ इस लड़के के लिए आए हैं, तुम लोग यहाँ से बच कर ये भाग सकते हो और हम तुम लोगों को जिंदा है वो छोड़ देंगे। ये सुनने के बाद में ये बोलती है वाकई में तुम इस लड़के के लिए यहाँ पे आए हो। फिर यहाँ पे लीजियान रेन को बोलता है कि बच्चे तुम हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है डेमन क्लो ऑर्गेनाइजेशन उसे ज्वाइन वो कर लो। जो डेमन क्लो है वो तुम्हें हर चीज़ है वो दे सकता है जो भी तुम्हें डिजायर है। ये सुनने के बाद में रेन काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और पीछे की ओर से यूही बोलती है तुम इस बंदे के ऊपर बिलीव मत करना। अगर तुमने एक बार डेमन क्लो को ज्वाइन कर लिया तो कोई भी टर्निंग बैक है वो नहीं है। तभी जो रेनो बोलता है कि रुको एक सेकंड, मुझे सबसे पहले तुमसे एक क्वेश्चन है वो पूछना है। ये सुन करके ली जान काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है वाकई में बच्चे तुमने एक अच्छी चॉइस है वो सिलेक्ट वो की है। इस वर्ल्ड के अंदर जो डेमन क्लो ही एक ऐसी जगह है डेमन कल्टीवेटर के लिए जो कि फ्रीली काम वो कर सकते हैं, वरना ये जो डेमन डिफेंस डिपार्टमेंट वाले लोग हैं हमारा पीछा करेंगे चूहों की तरह और पूरी तरह से हमें डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे। तभी जो यूए वो बोलती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जो लोगों के बीच में भ्रांतियां फैली हुई है डेमन कॉन्ट्रैक्टर के प्रति इस वर्ल्ड के अंदर, लेकिन जो डेमन डिफेंस डिपार्टमेंट है तुम लोगों के ऊपर कभी भी अटैक है वो नहीं करेगा जब तक कि तुम अपनी जो आइडेंटिटी है वो रिवेल कर देते हो और अपनी पावर का गलत यूज है वो नहीं करते। तभी जो लीजियानो वो बोलता है कैप्टन यूई तुम ये अपनी फालतू बातें अपने पास ही रखो, तुम इस बंदे को माइंड है वो चेंज है वो नहीं कर सकती क्योंकि ये पहले ही तैयार हो चुका है हमारी टीम में आने के लिए।
तभी तो रेन बोलता है कि रुको एक सेकंड, मैंने कहा था मुझे तुमसे है ना कुछ सवाल पूछने हैं पहले। क्या जो तुम्हारी डेमन क्लो ऑर्गेनाइजेशन है, किसी तरह का प्रोबेशन पीरियड है क्या? क्या तुम हमें ओवरटाइम का पे करते हो क्या? और क्या तुम्हारे पास सोशल इंश्योरेंस अवेलेबल है क्या? ये सारी चीज़ें सुन कर के जो ली जियान होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। और इधर हम देखते हैं जो यूई और उसकी टीम है वो भी हैरान होती है, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी रेन इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो पूछेगा। और जो चेन हुआ है वो गुस्सा करते हुए बोलती है, बच्चे आखिर तुम ये क्या मजाक कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन कोई लीगल ऑर्गेनाइजेशन है? तो ये सुनते ही जो रेन है वो बोलता है, क्या तुम लोग लीगल कंपनी नहीं हो क्या? तो फिर आखिरकार मैं तुम लोगों के साथ काम है वो क्यों करूंगा? ये बात सुनते ही चेंग हुआ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, लगता है तुम बहुत ज़्यादा नॉनसेंस बातें वो कर रहे हो, मुझे तुम्हें पकड़ना ही होगा। तो इधर हम देखते हैं जो ली जान है वो भी अपनी डेमोनिक एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलता है कि मैं इन डेमन डिफेंस डिपार्टमेंट वाले चूहों से लिपटता हूँ और तुम इस बंदे से निपटो। और हम देखते हैं कि वो अपनी एबिलिटी का यूज करते हुए सामने की ओर यूई और उसकी टीम के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। और हम देखते हैं अपनी सोर्स से खतरनाक स्लेस यूई के ऊपर कर देता है और यूई उसे डिफेंड कर लेती है। और यूई अपने सबोर्डिनेट को बोलती है, मैं इस बंदे को हैंडल वो कर लूंगी, तुम जा करके जो चेन हुआ है उसे निपटो। और ये सुनते ही वो तीनों जा करके जो चेन हुआ है उसे निपटने के लिए आ जाते हैं। और चेन हुआ बोलती है, एक बंदे के अगेंस्ट तीन, आखिर तुम्हें क्या लगता है तुम लोग मुझे इजीली हरा दोगे? और वो अपने प्रकाश से दो चीजें वो निकालती है और उन्हें फर्श के ऊपर फेंक देती है। जैसे वो फर्श के टच होते हैं उनके अंदर से एक मैसिव मात्रा के अंदर क्रिएचर वो निकलता है, जो दिखने में काफी ज्यादा डेंजरस लग रहे होते हैं। और उनको चेंग हुआ बोलती है कि जाकर के उन बंदों को मार डालो और उनकी स्किन लेके आ जाओ, मैंने काफी दिनों से इंसान लेदर का कपड़े हैं वो नहीं पहने हैं। और इधर हम देखते हैं कि जो यूई होती है और लीजियन होता है उनके बीच में इंटेंस बैटल वो चल रही होती है। और यहाँ पे जो लीजियन है वो काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा होता है और वो उसे प्रोवोक करते हुए बोलता है, क्या तुम्हारे पास इतनी पावर है? तो जो यूई होती है अपना एक और खतरनाक अटैक करते हुए बोलती है, अभी तो मैंने स्टार्ट भी है वो नहीं किया। और फिर वो एक खतरनाक अटैक वो करने लगती है इसके जवाब में। तभी हम देखते हैं जो लीजियन है वो भी अपना ब्लड एक्सप्लोजिव अटैक वो कर देता है। दोनों के अटैक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि यहाँ पे जो लीजियन है वो भी प्रेशर से पीछे की ओर आ जाता है और उसे इस चीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंजॉयमेंट आ रहा होता है। और वो बोलता है कि ये इनफ नहीं होगा मुझे हराने के लिए। और हम देखते हैं कि उसका एक हार्ट डेमन की तरह कन्वर्ट है वो होने लगता है। और मौके का फ़ायदा उठा करके यहाँ पे जो रेन है वो सोचता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, डेमन डिफेंस डिपार्टमेंट भी यहाँ पर है और डेमन्स भी, आखिर मेरा इस चीज़ से क्या लेना देना है? मैं तो एक ड्राइवर की जॉब वो कर रहा था, मुझे वो जॉब लेनी नहीं चाहिए थी। मुझे फटाफट घर के लिए निकलना होगा, वरना मेरी जो सिस्टर और आंट है वो मेरे बारे में चिंता है वो करेगी। तभी उसके सामने जो चेन हुआ है वो आ जाती है और वो बोलती है, लिटिल बॉय आखिर तुम कहाँ पे जाने के बारे में सोच रहे हो? आखिर मैंने तुम्हें अभी तक टेस्ट है वो तो नहीं किया। ये कहते हुए वो उसके ऊपर एक अटैक वो करने लगती है। तभी जो रेन है वो डरते हुए बोलता है कि अरे लेडी, मैंने कितनी बार बोला है मेरा तुम्हारे अंदर कोई भी इंटरेस्ट है वो नहीं है। और हम देखते हैं उसकी बॉडी से जो फ्लेम्स है वो निकलने लगती है और जो चेन हुआ है वो बोलती है, मैं तुम्हें जिंदा ही डाइवोर कर जाऊंगी, अब मैं और ज़्यादा वेट वो नहीं कर सकती। और जब इस प्रकार की सिचुएशन को यहाँ पे यूं ही देखती है तो वो अपनी टीममेट को हेल्प के लिए बोलती है, लेकिन वो लोग भी बिजी होते हैं। ये देख करके वही समय निकाल करके यहाँ पर ली जियान को चकमा दे करके रेन को बचाने के लिए जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि वो काफ़ी दूर होती है जिससे कि वो टाइम पे वो नहीं पहुंच पाती। और इधर रेन की आंखें वो ग्लो करने लगती है, उसके अंदर फायर एनर्जी निकलने लगती है और फिर अगले ही पल एक खतरनाक एपिसोड वहाँ पे होता है। और ये देख करके यूं भी सरप्राइज होती है कि आखिर ये हुआ क्या। और हम देखते हैं इस अटैक के कारण जो चेन हुआ है उसका जो चेहरा है वो जल जाता है और वो इस चीज़ के कारण तड़पने लगती है। और यहाँ पे यूं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होती है, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? डेमन को तो सिर्फ वही लोग हार्म पहुंचा सकते हैं जो कि डिवाइन फेवरेट होते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पे रेन एक अनकॉन्शियस रूप के अंदर बैठा होता है और उसके चारों ओर फ्रेम रिलीज हो रही होती है और इसे देख कर यूं सोचती है, आखिर ये बंदा है कौन? और हम देखते हैं जो ली जियान है वो अटैक करने के लिए आगे की ओर बढ़ता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चेन हुआ के ऊपर अटैक करने की, मुझे इसे जल्दी खत्म वो करना होगा। और हम देखते हैं कि वहीं पे यूं ही खड़ी होती है, वो भी उसे आता हुआ देख लेती है और वो भी अपनी जो एबिलिटी होती है उसका यूज करने लग जाती है। और यूई ने इस बार अपनी ब्लड आई अवेकनिंग स्किल का यूज करते हुए अपनी पावर को एक स्पेयर के अंदर ट्रांसफॉर्म कर लिया होता है और उसका खतरनाक अटैक ली जान पे करती है, जिससे कि ली जान बुरी तरह से चोटिला हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और वो हंसते हुए बोलता है कि आज एक और डिवाइन फेवरेट मेरे हाथ से मारा है वो जाएगा। और वो भी अपनी जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसे एक्टिवेट कर देता है और वो ब्लेड ऑफ अनलिमिटेड डार्कनेस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा होता है। ये देख करके यूई पीछे की ओर आ जाती है और वो अपनी टीममेट को बोल देती है कि जो रेन है उसकी प्रोटेक्ट है वो करना। और यहाँ पे वो खुद ली जियान से फाइट करने लग जाती है और ली जियान सामने की ओर से जो ब्लड गोस्ट अटैक है वो करने लग जाता है। और इस अटैक के अंदर हम देखते हैं जो यूई है उसका स्पेयर बुरी तरह से टूट जाता है और यहाँ पे यूई हार जाती है।
और तभी जो ली जियान वो बोलता है, डिवाइन फेवरेट होने के बाद में भी तुम्हारे अंदर वो बात नहीं जो कि मुझे डिफीट कर सके। तभी जो यूई है अपने टीममेट को बोलती है, तुम लोग बस थोड़ी देर और होल्ड करके रखो, जल्दी जो रीइंफॉर्मेशन है वो आ जाएगी। और हम देखते हैं कि जो ली जियान है एक खतरनाक अटैक यूई के ऊपर कर देता है, जिससे कि उसके पेट के अंदर एक खतरनाक घाव हो जाता है। और साथ ही में जो ली जियान है वो बोलता है, बिल्कुल रीइंफोर्समेंट है वो आ सकती है, लेकिन उसे देखने के लिए तुम जिंदा है वो नहीं रहोगी। ये देख करके यूई के सभी सबॉर्डिनेट काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं कि एक जो डिवाइन फेवरेट है उसे एक ही हिट के अंदर नॉकआउट है वो कैसे किया जा सकता है। आखिर अब हमें क्या करना चाहिए? ये बंदा तो होश के अंदर ही नहीं है। यूई ने बोला था इसे प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं जब यूई उन लोगों का सामना है वो नहीं कर सकती। और इस बच्चे के साथ क्या गलत है? ये मूवमेंट है वो क्यों नहीं कर रहा? और इधर हम देखते हैं जो रेन होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल है वो कर रहा होता है। उसके कॉन्शियस सी के अंदर जो डेमोनिक ट्री है उसने अपनी शाखाओं से उसे जकड़ रखा होता है। और वो डेमोनिक ट्री बोलता है कि तुम्हें सबमिट कर देना चाहिए डेमन के सामने। लेकिन यहाँ पे जो रेन है वो बिल्कुल भी सबमिट है वो नहीं करता और बोलता है कि मैं इस चीज़ को कभी भी सबमिट है वो नहीं करूँगा। और इधर हम देखते हैं जो ली जियान को, वो बोलता है मुझे देखकर भी तुम लोग भागे नहीं, वाकई में तुम लोगों के अंदर कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट है। और वो फटाफट अपनी स्पीड का यूज़ करते हुए तीनों ही बंदों को एक-एक अटैक के अंदर नॉकडाउन आउट कर लेता है। और हम देखते हैं जो यूई होती है वो वापस से अपने होश के अंदर आ जाती है। लेकिन इस तरफ हम देखते हैं कि जो ली जियान है उसने रेन को गले से पकड़ लिया होता है और पीछे से जो चेन हुआ है वो बोलती है कि अगर हम इस बंदे को जिंदा नहीं ले जा सकते तो इसकी डेड बॉडी भी चलेगी। तभी जो ली जियान है बोलता है कि अगर ये बंदा इतना ही इजीली मारा गया, क्या ये वही बंदा है जिसे कि हम लोग ढूंढ रहे थे? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। आखिरकार तुम एक डेमन कॉन्ट्रैक्टर हो, तो बच्चे कुछ तो स्किल दिखाओ तुम्हारे डेमन कॉन्ट्रैक्ट होने की। और अगले ही पल वहाँ पे एक मैसिव मात्रा के अंदर ब्लास्ट है वो होता है। और ये इम्पैक्ट इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि ली जियान को भी रेन को छोड़ करके पीछे की ओर आना पड़ता है। ये चीज़ यूई के लिए काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग थी और बाकी जो दोनों डेमन कल्टीवेटर है उनके लिए भी। आखिरकार ये जो चीज़ है पॉसिबल कैसे हो सकती है? और हम सामने की ओर देखते हैं जो रेन होता है उसका तो पूरा लुक ही है वो चेंज हो चुका होता है, क्योंकि उसने डेमोनाइज़ेशन एक्टिवेट है वो कर लिया होता है। और हम देखते हैं जो रेन होता है अपनी जो सोर्ड होती है जो कि लावा से बनी हुई दिखाई देती है, उसको परफॉर्म करते हुए सामने की ओर ब्लेजिंग फ्लैश स्लेश का अटैक करता है। अब वो अटैक जहाँ पर भी फर्श को छूता है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके इम्पैक्ट से दोनों ही डेमोनाइज्ड बंदे पीछे की ओर जाने वो लगते हैं। और यहाँ पे रेन है वो बोलता है, तुम तुच्छ से कीड़ो कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने रेकलेस बिहेवियर करने की। और यहाँ पे जो रेन है बिल्कुल ही डिफरेंट पर्सन है वो दिख रहा होता है और लीजा सोचता है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, इस बंदे के पास इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेमोनिक एनर्जी है वो कैसे हो सकती है। और ये ओरा तो कुछ जाना पहचाना है। इधर यूई भी हैरान होती है कि ये बंदा तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जिसने कि जो लीजिया जैसे पावरफुल बंदे को भी पीछे की ओर ढकेल दिया, वो भी एक ही मूव के अंदर। तभी यहाँ पे रेन एक और एबिलिटी को परफॉर्म करते हुए उन दोनों डेमन को अपनी ओर अटैक करने वो लग जाता है। तभी लीजियन है वो बोलता है ये पावर तो पक्का डेमन किंग की है। तभी जो चेन हुआ है वो बोलती है ये तो वही पर्सन है जिसके बारे में जो टेरोन है वो खोज रहा था, हमने सही पर्सन को ढूंढा है। और ये सामने का नज़ारा जो यूई है उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग होता है। और हम देखते हैं जो लीजियन है यहाँ पे फिर से एक बार अटैक करने की कोशिश वो करता है रेन के ऊपर। ये देख करके रेन को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ऊपर अटैक करने के बारे में सोचो, इसका तो एक ही मतलब है तुम्हारी इच्छा है मौत की जो मैं तुम्हें देता हूँ। और वो फिर एक और अटैक अपनी मुट्ठी बंद करी करता है और ज़मीन के अंदर से हम देखते हैं लावा स्पेयर है वो बाहर क्यों निकलते हैं, जिससे कि जो दोनों डेमोनिक पर्सन है उस अटैक के शिकार है वो हो जाते हैं। मरने से पहले जो लीजियन है वो बोलता है गॉड किंग मैंने अपना जो मिशन है वो कंप्लीट किया, आप जिस बंदे को ढूंढ रहे थे मैंने उसे फाइनली वो ढूंढ लिया। और उधर जो चेंग हुआ है वो बोलती है मरना नहीं चाहती थी, मुझे नहीं पता था इस प्रकार से मेरा अंत है वो होगा। ये उन दोनों के मरने से पहले अंतिम शब्द है वो होते हैं। और हम देखते हैं कि वो बंदे पूरी तरह से उन स्पेयर के द्वारा डाइवोर वो कर लिए जाते हैं, सिर्फ उनका जो कंकाल ही है वो रिमेनिंग है वो रहता है। और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेसी अमाउंट के अंदर जो फ्लेम है वो रिलीज होने लगती है। और रेन बोलता है तुम चींटियाँ मेरे जो डेमोनिक ट्रे है उसके लिए सेक्रीफाइस बनोगी। और हम देखते हैं कि जो वो फायर होती है और भी ज़्यादा वाइल्ड है वो होने लगती है। और ये इतनी खतरनाक वाइल्ड फायर को देख करके जो यूई है वो भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग है वो होती है। और हम देखते हैं सामने की ओर जो रेन है वापस से अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर या ह्यूमन फॉर्म के अंदर आ जाता है। तभी यूई के जो सबॉर्डिनेट है वो पूछते हैं कैप्टन आखिर उस बंदे के साथ क्या गलत है, लगता है कि इसका जो डेमोनाइज अपीयरेंस है वो वापस से गायब हो चुका है और ये अपनी नॉर्मल स्टेज के अंदर आ गया है।
और वो आकर के उसे चेक वो करने लगते हैं। तो जो रेन है यहाँ पे ज़िंदा होता है। तो यूई के जो सबॉर्डिनेट है वो बोलते हैं कि ये बंदा तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। आखिरकार हम लोग किस प्रकार से इस बंदे को हैंडल है वो करने वाले हैं। तो यूई बोलती है ये जो मामला है हमारे हाथ से पहले ही जा चुका है। जिस मामले के अंदर टेरर इन्वॉल्व हो जाए तो हमें इस चीज़ को सबसे पहले जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर इन्फॉर्म करना होगा। तो हम देखते हैं कि बाकी टीममेट चोटिल होने के कारण अनकॉन्शियस रेन को यूई अपने कंधों के ऊपर लेने के बारे में बोलती है और बाकी टीममेट एक दूसरे का सहारा बनते हुए आगे की आने के लिए बोलती है। तभी एक और जो टीममेट है वो बोलता है कि वो बात तो ठीक है, लेकिन आखिरकार हमारी जो इन्फॉर्मेशन टीम है वो आने वाली थी, वो कहाँ पर है? क्या तुमने डिपार्टमेंट को कॉन्टेक्ट है वो किया? तभी वो दूसरा बंदा है वो बोलता है कि इनकी तो आदत ही बन चुकी है, ये हमेशा ही बैटल खत्म होने के बाद में आएँगे। तभी अचानक से जो रुई है वो ब्लश करने लग जाती है और हमें पता चलता है कि जो रेन है वो होश के अंदर आ जाता है और उसने यूई के जो पार्ट्स हैं उन्हें दबाना है वो शुरू कर दिया होता है, जिससे गुस्से में आकर के वो उसे नीचे की ओर फेंकते हुए बोलती है तुम परवट कहीं के। और यहाँ पे यूई वाकई में बहुत ज़्यादा आग बबूला हो जाती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो रेन है उसने काफ़ी अच्छे से इस चीज़ के मज़े वो लिए थे क्योंकि उसकी नाक से खून आ रहा होता है और रेन है वो अपनी सफाई देते हुए बोलता है कि अगर मैं बोलूँ मैं ये करना नहीं चाहता था तो क्या तुम इस बात के ऊपर बिलीव करोगी? तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो यूई है काफ़ी ज़्यादा आग बबूला हो रही होती है और वो मन के अंदर सोचती है कि ये बंदा अभी-अभी डेमोनाइज़ हुआ था और इतनी जल्दी रिकवर भी हो गया। इस बंदे की जो हीलिंग एबिलिटी है काफ़ी ज़्यादा शानदार है। आखिरकार इसने जिस भी डेमन के साथ कॉन्टैक्ट किया होगा वो कोई ऑर्डिनरी डेमन नहीं हो सकता। तभी जो रेन है वो खड़ा होते हुए बोलता है मुझे लगता है कि यहाँ पे अब मेरा कोई काम नहीं है तो घर के ऊपर मेरे जो फैमिली है वो वेट कर रही है तो मैं पहले जाता हूँ। तभी जो यूई है उसे रोकते हुए बोलती है कि जो तुम्हारी सेफ्टी है वो बाहर रहने पे नहीं रह सकती, तुम्हें हमारे साथ जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर चलना होगा। तभी जो रेन है वो बोलता है कि नहीं इस चीज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मैं जो डेमोनिक क्लो ऑर्गेनाइजेशन है उसे ज्वाइन नहीं करने वाला और वैसे भी मैं जो अनजाने लोग हैं उनके साथ कभी भी नहीं जाता, ना तो मैं आप लोगों को जानता हूँ ना तुम लोग मेरे को अच्छे से जानते हो। तो हम देखते हैं कि जो यूई के सपोर्टर होते हैं उसको आगे से घेर लेते हैं और पीछे की ओर से जो यूई है उसे घेर लेती है और उसे कहीं पे जाने का रास्ता है वो नहीं मिलता। और पीछे की ओर से जो यूई को पकड़ के बोलती है क्या कर तुम कहाँ जाने का सोच रहे हो? और इस प्रकार की सिचुएशन को देख करके जो रेन है वो सोचता है, लगता है कि उसने गलत बंदों से पंगा है वो ले लिया है। और जो यूई है वो बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है परवर्ट कहीं के कि मैं तुमसे पूछ रही थी, मैंने एक्चुअली तुम्हें ऑर्डर है वो दिया था। और कुछ समय बाद में हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है, जो यूई की कार है उसके अंदर और रेन उसके अंदर से चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं तुम लोगों के अगेंस्ट कंप्लेंट है वो डालूँगा। फाइन, फाइन ठीक है, तुम लोगों को फ़ोर्स से वो करने की ज़रूरत नहीं थी, मैं तुम लोगों के साथ बिना फ़ोर्स के भी चल है वो सकता था। फिर हम देखते हैं जो रेन है अपनी कॉन्शियस सी के अंदर आता है और वो सामने की ओर जब डेमोनिक ट्री को देखता है तो उसके ऊपर उन्हें उन दोनों बंदों की जो डेमोनिक स्पिरिट है वो दिखाई देती है और वो देख कर के हैरान होता है कि आखिर ये दोनों डेमन स्पिरिट यहाँ पे क्या कर रही है। तभी उसकी बॉडी के अंदर से जो भी इमोशनल एनर्जी होती है वो उस डेमोनिक ट्री के द्वारा अब्जॉर्ब की जा रही होती है। ये देख करके जो रेन है थोड़ा नर्वस होते हुए बोलता है कि इसका क्या मतलब, अब से मुझे इन दोनों स्पिरिट का भी ध्यान है वो रखना पड़ेगा क्या? मैं इस प्रकार से इतनी सारी चीज़ों को एक साथ में राइज़ वो नहीं कर सकता। और रेन की बॉडी से इतनी ज़्यादा मैसिव मात्रा के अंदर एनर्जी निकलने से उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा हीट है वो हो जाती है और रेन की बॉडी के ऊपर प्रेशर है वो पड़ने लगता है और गाड़ी के अंदर हम देखते हैं कि जो रेन है वो फाट कर देता है यानी पाद देता है। जिसके कारण से जितने भी टीम मेंबर होते हैं उनके नाक के बाल वो जल जाते हैं और वो बोलते हैं कि कहीं तुमने अपनी पैंट के अंदर हक तो नहीं दिया। तो बड़ा ही एम्बेरस होते हुए रेन है वो बोलता है कि मुझे अभी पोटी करने के लिए जाना है, फटाफट से गाड़ी है वो रोको। तो हम देखते हैं कि एक रेस्ट रूम के बाहर वो लोग गाड़ी रोक देते हैं और उसी के अंदर जो रेन है वो गया होता है और दोनों टीम मेंबर रेन का बाहर आने का इंतजार वो कर रहे होते हैं और वो रेन की बुराई करते हुए बोलते हैं कि आखिर यार किस प्रकार का बंदा है, क्या इसे अपने आप पे कंट्रोल नहीं होता क्या, वाकई में ये बहुत ज़्यादा बदबूदार है। और हम देखते हैं उस रेस्ट रूम से तभी एक बूढ़ा ओल्ड मैन आदमी बाहर की ओर आता है जिसे टीम वाले इग्नोर वो कर देते हैं और वो रेन को आवाज़ देते हुए बोलते हैं लेजी डंकी कहीं के, जिनका काम होता है कि मूतना हंगना खाना और सोना। आखिरकार तुम एक बार डिपार्टमेंट के अंदर चलो, फिर तुम्हें जितना भी हँगना हो ना वहाँ पे हँग लेना। आखिरकार तुम बाहर वो क्यों नहीं आते? तुम्हें इतना समय वो नहीं लगाना चाहिए। आखिरकार रेन तुम्हें इतना समय वो किसके अंदर लग रहा है? और हम देखते हैं वो ओल्ड मैन फटाफट से वहाँ से ओझल है वो हो जाता है और एक घर के पीछे जा कर के हमें पता चलता है ये और कोई नहीं रेन ही था जिसने अपनी जो हुलिया है वो चेंज किया था। और वो दोनों बंदे अभी भी रेन को आवाज़ें लगा रहे होते हैं और रेन मन ही मन सोचता है ये अच्छी बात है कि मैंने अपना जो शक्ल चेंज करने का सामान था अपने साथ ही रखा था। आखिरकार तुम लोग मुझे कैच करना चाहते हो अपने सपनों के अंदर, बाय बाय। और हम देखते हैं वो दोनों बंदे अभी भी उस टॉयलेट के बाहर रेन का इंतजार वो कर रहे होते हैं। फिर हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है डेमन डिफेंस डिपार्टमेंट है उसकी बिल्डिंग की ओर, जिसके अंदर उनकी जो बॉस होती है वो चिल्ला रही होती है कि तुम्हारी पूरी पूरी टीम को चकमा दे करके एक बंदा है वो कैसे निकल सकता है।
और हम देखते हैं कि ये टीम किसी और की नहीं, यूई की होती है। और जो यूई होती है वो सारी सिचुएशन को एक्सप्लेन वो कर देती है। ये सब सुनने के बाद में जो डायरेक्टर सेंसी होती है वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ होती है, बोलती है कि मुझे इस बारे में मालूम नहीं था कि जो टेरोन है इस चीज़ के पीछे पड़ा होगा। तभी जो यूई है वो बोलती है, डायरेक्टर मैं इस सभी चीज़ की मैटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लेती हूँ। तो डायरेक्टर बोलती है कि आखिर तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी किस प्रकार से लोगी? मैं अभी इमीडिएटली उस बंदे को अरेस्ट करने का ऑर्डर वो देती हूँ। तो यूही बोलती है, डायरेक्टर मुझे बस 1 दिन दो, मैं तुम्हें एक अच्छा एक्सप्लेनेशन है वो दूँगी। मेरे ऊपर विश्वास करो डायरेक्टर, मैं कर सकती हूँ। तो डायरेक्टर वो बोलती है कि ठीक है, तुम लोगों के पास सिर्फ़ 1 दिन है, 1 दिन। और जितनी भी फाइल रेन से रिलेटेड है, उन सभी को इमीडिएटली क्लासिफ़ाई है वो कर दो, ताकि कोई बंदा उसके बारे में पता है वो ना लगा पाए। सभी चीज़ें सील है वो हो जानी चाहिए। तो यूही है वो बोलती है कि ठीक है, ये काम अभी हो जाएगा। और वो अपने टीममेट के साथ वहाँ से जाने लगती है कि हम लोगों के पास सिर्फ़ 1 दिन है, हमें जल्दी मूव करना होगा। तभी एक जो टीम का मेंबर होता है वो पूछता है, 1 दिन के अंदर आखिर हम उस बंदे को कहाँ पर जाकर के पकड़ेंगे? उसका पता कैसे लगाएँगे? और इधर हम दूसरी ओर देखते हैं, बचा-बचा करके जो रेन होता है वो अपने घर के पास आ गया होता है और वो सोचता है चलो फाइनली मैं घर आ ही गया। आज का पूरा दिन ही काफ़ी ज़्यादा थकावट भरा था। अब घर जाकर के मैं हॉट पार्ट है वो लूँगा। तभी सामने की ओर से टिन की आवाज़ है वो आती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे एरिया के अंदर इस प्रकार से आने की? ये सुनते ही यहाँ पे रेन थोड़ा-सा नर्वस हो जाता है कि वापस से ट्रबल पैदा करने वाले जो बंदे हैं वो आ चुके हैं क्या? और अंदर से काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ है वो आती है। तो कुछ बंदे वहाँ से भागते हुए सोचते हैं कि अरे यार! उस लड़की ने तो मेरे दाँत ही है वो तोड़ दिए। वो तो बहुत गंदी तरह से मुझे पीट रही थी। और हम देखते हैं पीछे की ओर से जो टिन है वो निकल के आती है और अपने डंडे से उन्हें मार रही होती है कि दोबारा से यहाँ पे दिख मत जाना। तभी जो रेन है उसे देख कर बोलता है कि आखिर तुम ये क्या कर रही थी? तभी जो टीन है वो बोलती है, ब्रदर आखिर आप इतने लेट है वो क्यों आए हैं? और रेन फिर से हैरान होते बोलता है, तुमने क्या उन बंदों को डरा कर ही भगा दिया? आखिर वो बंदे तुमसे क्यों डर रहे थे? तो यहाँ पे खुश होते हुए जो टीन है वो बोलती है, एक्चुअली ये काम तुम्हारी गर्लफ्रेंड का था। वो काफ़ी लंबे समय से तुम्हारा इंतज़ार वो कर रही है। अब ये सुनने के बाद में रेन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। मेरी और गर्लफ्रेंड और मुझे ही पता नहीं, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? तभी पीछे से आवाज़ आती है यूई की, क्या तुम आ गए? मैंने तुम्हारा लंबे समय से यहाँ पे वेट वो कर रही थी। और रूही को यहाँ पे देख कर के जो रेन है वो थोड़ा सीरियस लुक देते हुए बोलता है, क्या-क्या तुमने जो मेरा एड्रेस है उसके बारे में पता है वो कैसे लगाया? तो जो यूई है वो बोलती है, मुझे काफ़ी समय हो गया यहाँ पे वेट करते हुए। तो जो यूई है वो बोलती है, मुझे काफ़ी समय हो गया था यहाँ पे इंतज़ार करते हुए और ये लोग यहाँ पे ट्रबल पैदा करने के लिए आए थे। तो मैंने इस मामले को सुलझा दिया। फिर हम देखते हैं जो रेन है यहाँ पे यूई का हाथ पकड़ते हुए ले जाता है और बोलता है, चुपचाप आगे की ओर चलो, हम आगे की बातें वहीं पे करेंगे। अब उसकी आंटी ये देख कर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ होती है कि एक ऐसा बंदा जो कि कभी लड़कियों के पास भी नहीं जाता था, अब खुलेआम लड़कियों का हाथ पकड़ के साइड के अंदर लेकर के जा रहा है। लेकिन यहाँ पे उसकी सिस्टर टिन को ये गलतफ़हमी हो जाती है कि उसका भाई उस लड़की का फ़ायदा उठाने के बाद में अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं लेना चाहता। और साइड में आने के बाद में जो रेने बोलता है कि आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तुम मेरे पास आओ, इस चीज़ के अंदर मेरी फैमिली को इन्वॉल्व है वो मत करो। तो जो यूई है वो बोलती है कि तुम्हें गलतफ़हमी है वो हो चुकी है। तुम ज़रा सामने की ओर देखो, आज ये जो नाइट है कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है और यहाँ की सीनरी तो देखो। तो जो रेन है वो बोलता है कि आखिरकार तुम नाइट के अंदर यहाँ पे सीनरी देखने आई हो क्या? तो यूई बताती है, जब से जो ग्रेट कैटालिटम हुआ था और जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय होने की कगार पे थी, तब जीन वॉरियर्स का उदय हुआ और हम लोगों ने अपने घावों पे जख्म लगाते हुए फिर से जो डेमन रेसेस हैं और जो स्पिरिट रेसेस हैं और जो डेमन्स हैं उनके साथ रिबेल कर दिया और वापस से 33 जो मेन सिटी है उन्हें बसाया और ये सिटी उन्हीं में से एक है। क्या तुम भी ऐसी कोई चीज़ है वो नहीं चाहते जो कि जो तुम्हारे लिए हो, तुम्हारी फैमिली के लिए हो, कोई ना कोई तो तुम्हारी भी इच्छा है वो होगी। तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते? जो डेमन डिफेंस डिपार्टमेंट है उसे जॉइन कर लो। तुम तो ऑलरेडी डेमन कल्टीवेटर हो, तो तुम्हें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी डिपार्टमेंट के अंदर। तो एक पल के लिए सोचते हुए जो रेन है वो बोलता है, अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो मैं इस बात को एडमिट वो करूँगा कि तुम लोग हमारी जो कंट्री को प्रोटेक्ट कर रहे हो, इंसानियत को प्रोटेक्ट कर रहे हो, वो भी अपनी जो लाइफ है उसको सैक्रिफाइस करके। ये काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ वाली बात है और काफ़ी इम्प्रेसिव चीज़ है। लेकिन मैं वाक़ई में यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलबी हूँ और बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ़ मेरी जो छोटी-सी फैमिली है, उससे प्यार करता हूँ और उसकी सेफ्टी का ध्यान वो रखता हूँ। तभी जो यूई है वो बोलती है, मैं समझ सकती हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। आखिरकार तुम इतना हार्ड वर्क इसीलिए कर रहे हो ना ताकि तुम अपनी जो सिस्टर की इलनेस है उसे सही कर सकते हो। अगर मैं तुम्हें बताऊँ कि हमारा जो डेमन डिफेंस डिपार्टमेंट है, उसके अंदर तुम्हारी सिस्टर की बीमारी का क्योर है। ये सुनते ही जो रेन है वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ होते हुए बोलता है, क्या? डेमन डिफेंस डिपार्टमेंट जो मेरी सिस्टर है उसकी डिजीज़ को सही कर सकता है? रेन काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ होते हुए बोलता है कि आखिर तुम मुझसे झूठ है वो नहीं बोल सकती, ये चीज़ तो होना इम्पॉसिबल है।
क्योंकि एक ऐसी दवाई जो कि इसे ट्रीट कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बस वो इसके असर को स्लो कर सकती है, परमानेंटली रिमूव नहीं कर सकती। तो यूँ ही बोलती है कि नहीं मैं तुमसे झूठ है वो नहीं बोल रही। वो एक प्रकार की स्पिरिट मेडिसिन है जिसका नाम है लाल्टेन ग्रास, और उस ग्रास के पास ऐसी एबिलिटी है कि वो इस डिजीज़ को पूरी तरह से रिमूव कर सकती है। और हमारी जो मैजिक डिफेंस डिपार्टमेंट है, इसके ऊपर करंटली रिसर्च वो कर रही है। ये सुनते ही जो रेन है वो बोलता है, क्या वाक़ई वाक़ई ऐसी जो मेडिसिन है वो एग्ज़िस्ट है, वो करती है? तो जो यूए वो बोलती है कि हाँ, मैं सच बोल रही हूँ, मैं इस प्रकार के मामलों में कभी मज़ाक वो नहीं करती। तो जो रेन होता है वो पोल पे हाथ मारते हुए बोलता है कि अगर ऐसी कोई दवाई एग्ज़िस्ट करती है जो कि मेरी सिस्टर को क्योर कर दे, तो मैं पक्का तुम्हारा जो मैजिक डिफेंस डिपार्टमेंट है उसे जॉइन वो कर लूँगा। तो यूए वो बोलती है चलो ये अच्छी बात है, मैं फटाफट से जो कॉन्टैक्ट है वो रेडी कर लेती हूँ और तुम्हारे जो रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट है मैजिक डिफेंस डिपार्टमेंट को भेज देती हूँ। तो रेन यहाँ से जाते हुए बोलता है कि तुम्हें मेरे बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, जैसे ही जो मेडिसिन है वो तैयार हो जाएगी, मैं उसी टाइम एक कॉल के ऊपर ही आ जाऊँगा। और उसको जाता हुआ देख कर के जो यूए वो खुश हो जाती है कि जो फाइनली ये जॉइन करने के लिए एग्री हो गया, और वो अपने चीफ को कॉल करते हुए बोलती है, चीफ मैंने रेन को बना लिया है, लेकिन एक छोटी सी कंडीशन है। और सारी बात सुनने के बाद में जो चीफ वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम ये क्या बकवास कर रही हो, तुमने लालटेन ग्रास देने के लिए उसको यस बोल दिया, आखिरकार तुम ऐसा प्रॉमिस कैसे कर सकती हो? तुम्हें पता है ना वो ग्रास कितनी ज़्यादा कीमती है। अगले 3 महीनों तक तुम्हारा जो बजट है टीम का, उसे आधा है वो कर दिया गया है। फिर यहाँ से हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है जो सियोल हॉल होता है उसकी ओर। हम देखते हैं वहाँ पे जो रेन है वो आया होता है और वो सोचता है कि अगला दिन शुरू हो गया और वापस से मुझे काम पे आना पड़ रहा है। क्या जो मैजिक डिफेंस डिपार्टमेंट है उसमें रजिस्टर होने के बाद में भी वो मुझसे काम वो कराना चाहते हैं। लगता है वो लोग मेरी यहाँ पे एडवांटेज है वो लेना चाहते हैं। और हम देखते हैं कि वो धीरे-धीरे उस रूम के अंदर आ जाता है और सामने की ओर उसे उसी का जो कैप्टन है वो मिलता है और वो बोलता है कि आखिरकार तुम इतने ज़्यादा लेट है वो कैसे आ सकते हो? और एक और जो दूसरा सबॉर्डिनेट होता है वो बोलता है, रेन तुम्हें पता है एक मेजर जो प्रॉब्लम है वो आ चुकी है। तो रेन बड़ी कैजुअली पूछता है, आखिरकार इतनी बड़ी कौन सी प्रॉब्लम आ गई, मुझे भी तो बताओ। तो वो सबॉर्डिनेट बताता है, ब्रदर तुम्हारे लिए एक स्पेशल रिक्रूटिंग लेटर वो आया है जिससे कि तुम डेमन हंटर एकेडमी उसे ज्वाइन वो कर सकते हो। और जो रेन है उस लेटर को देखने लगता है और जो कैप्टन है वो बोलता है, वाकई में मैंने जिस बंदे को चूहा समझा था वो तो यहाँ पे शेर निकला। अगर तुम एंट्रेंस टेस्ट को पास है वो कर लेते हो तो तुम भी डेमन हंटर एकेडमी को ज्वाइन वो कर सकते हो। लेकिन हम देखते हैं जो रेन होता है उस कागज को मरोड़ कर फेंक देता है और बोलता है कि आखिरकार किसे डेमन हंटर एकेडमी को ज्वाइन करना है, मैं इस चीज के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड है वो नहीं हूँ। तो यहाँ पे कैप्टन काफी ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है कि आखिरकार तुम ये दिन में सपने देखना बंद वो करो और फटाफट से जो एकेडमी है उसके अंदर जाओ टेस्ट देने के लिए। और दूसरा सबॉर्डिनेट है वो बोलता है कि हाँ ब्रदर, आपको ये टेस्ट देने के लिए जाना चाहिए। अगर आपने डेमन हंटर एकेडमी को ज्वाइन कर लिया तो आप एक प्रोफेशनल डेमन हंटर है वो बन सकते हो। तो जो रेन है वो बोलता है कि आखिरकार इस बात की किसे ही परवाह है अगर मैं डेमन हंटर बनता हूँ या नहीं। वैसे भी मैं उस चीज़ को लाइक है वो नहीं करता। आखिरकार मैं एक कॉमन पर्सन ही बना है वो रहना चाहता हूँ। तभी वो टीममेट होता है वो बोलता है, मैंने सुना है कि जो प्रोफेशनल डेमन हंटर होते हैं वो है ना $10 मिलियन है वो कमाते हैं 1 साल के अंदर, और वो उससे भी ज़्यादा शायद तक वो कमाते होंगे। ये तो एवरेज मनी है जो मैंने तुम्हें बताई है। ये सुनते ही रेन के कान है वो खड़े हो जाते हैं, वो सरप्राइज़ हो जाता है और वो बोलता है, क्या $1 मिलियन? तुम सच बोल रहे हो ना? तो मुझे फटाफट से बताओ कि आखिरकार जो टेस्ट की लोकेशन है वो कहाँ है? मैं अभी तुरंत टेस्ट के लिए निकलता हूँ। फिर यहाँ से हमारा जो सीन है वो शिफ्ट हो जाता है सियोल ऑफिशियल टेस्ट जो ट्रेनिंग हॉल होता है उसकी ओर, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है और ये सभी लोग डेमन हंटर एकेडमी के अंदर जॉइन होने के लिए आते हैं। और जो रेन है वो कैप्टन से पूछता है कि आखिर यहाँ पे इतने सारे कैंडिडेट है वो क्या कर रहे हैं? तो जो कैप्टन है वो बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है जो मेन पावर है उसको मेंटेन करना। तो सभी डिपार्टमेंट यहाँ पे आए हैं ताकि वो अपने आदमियों को यहाँ पे जॉइन है वो करवा सकें। तभी जो एग्जामिनर है वो बोलता है, ओल्ड भाई क्या तुम अपने नए बैच के अंदर से नए रिक्रूट को लेकर के आए हो टेस्ट के लिए? तो जो कैप्टन वाई है वो बोलता है कि अगर मैं अपने बंदों को यहाँ पे नहीं लेकर के आता तो तुम अपनी जो जॉब है वो लॉस कर देते, क्योंकि मेरी टीम के अंदर काफ़ी टैलेंटेड बंदा मौजूद है। तो एग्जामिनर है वो बोलता है कि ओल्ड भाई यार क्या तुम्हें बोला किसने था? तुम्हारी उम्र को देखो यार, तुम रिटायर क्यों नहीं हो जाते? तुम एक बहुत ही ओल्ड मार्शल आर्टिस्ट हो, ना कि एक जीन वॉरियर। तुम्हें फ्रंट लाइन के अंदर काम है वो करना ही नहीं चाहिए, तो इससे अच्छा होगा कि तुम रिटायर हो जाओ। तभी जो कैप्टन वाई है वो बोलता है, सुना है तुमने उस बंदे की एटीट्यूड वाली बातें, अब मेरे नाम की थोड़ी सी लाज रखना और अच्छा परफॉर्मेंस है वो करना। तो जो रेन है वो बोलता है कि अंकल आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता है वो नहीं है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे जूली भी खड़ी होती है, जिसे कि जो रेन है वो देख लेता है और सोचता है कि आखिर ये यहाँ पे क्या कर रही है। और जो जूली है वो भी यहाँ पे रेन को देख लेती है कि वो टेस्ट देने के लिए आया है। और जूली के साथ जो लड़की होती है वो बोलती है, मिस क्या आप उस लड़के को जानती हैं? तो जो जूली है वो मना कर देती है कि नहीं मैं उसे नहीं जानती। और जो एग्जामिनर होता है वो बोलता है
कि आज नए रिक्रूट की भर्ती होने वाली है। आखिरकार हमारा जो सियोल ऑफिस है, उसका मोटो क्या है? क्या तुम लोगों को पता है? तो सभी लोग बोलते हैं सिटी को प्रोटेक्ट करना, बीस्ट को मारना। तो एग्जामिनर है वो जोश के साथ बोलता है कि चलो इस टेस्ट को शुरू करते हैं। जिस भी बंदे के हाईएस्ट ग्रेड होंगे, उसे $300 रिवार्ड के अंदर दिए जाएँगे। तो पहला टेस्ट है आप लोगों के सामने, जो ये दीवार दिख रही है रोप के सहारे से आपको इसके ऊपर चढ़ना है। तो कुछ बंदे बातें करते हैं कि मैंने इसकी प्रैक्टिस की थी, ये तो वाक़ई में लाजवाब स्किल है और मैं इसे सबसे जल्द से जल्द क्लियर वो करूँगा। और जैसे ही इशारा मिलता है सभी रोप को चढ़ने लग जाते हैं। लेकिन जो रेन होता है वो सरप्राइज़ होता है और उस रोप के पास जाता है और अपने मैकेनिकल हाथ से उस रोप को पकड़ते हुए पलक झपकते ही वो दीवार के ऊपर आ जाता है और सभी लोगों को बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना कि मुझे इतना ज़्यादा समय वो लग गया। और जितने भी कॉम्पिटिटर होते हैं वो गुस्सा करने लगते हैं कि इसके पास तो एक रोबोटिक आर्म है। देखो ऑफिसर ये बंदा चीटिंग है वो कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो जूली की साथी होती है वो बोलती है कि अरे यार इस बंदे के हाथ में एक मैकेनिकल आर्म है और इसका फंक्शन भी लाजवाब है। ये तो ऐसा लगता है जैसे जूली तुम्हारी कंपनी का ब्रांड हो। और जूली हैरान होते हुए सोचती है अरे यार मुझे नहीं पता था कि ये बंदा इस प्रकार से इस चीज़ का यूज़ है वो करेगा। तभी जो एग्जामिनर है वो बोलता है कि एक्चुअली रूल के अंदर कहीं पर भी नहीं लिखा कि तुम मैकेनिकल आर्म का यूज़ है वो नहीं कर सकते। तो शायद ये आराम से पास है वो हो ही जाएगा। तभी जो कैप्टन वाई है वो बोलते हैं कि चलो इस बंदे ने जो फर्स्ट राउंड है वो पार कर करके मेरा नाम है वो रख लिया। और बाकी जो सभी लोग हैं वो उसे चीटर चीटर बोलते हैं और देखो इस बंदे को यार ये कितने घमंड में चल रहा है चीटिंग करके भी। और इस बात से रेन को कोई भी फ़र्क वो नहीं पड़ता। और अगला टेस्ट बताया जाता है कि 3 किलोमीटर की दौड़ है, लेकिन ये एक रेस्क्यू मिशन है जिसके अंदर उन्हें एक पुतले को कैरी कर करके लेकर जाना है और 3 किलोमीटर बाद में उसे देखना है उसे किसी प्रकार की चोट तो नहीं लगी। और आगे की जो टास्क है वो हम 3 किलोमीटर दौड़ के बाद में बता देंगे। तो सभी लोग अपने अपने जो पुतले हैं उन्हें उठा लो और दौड़ने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही रेस शुरू होती है हम देखते हैं रे ने थोड़ी ज़्यादा पावर लगा दी होती है और वो अपने पुतले को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय वो कर देता है और वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं यार, मैं तो इस प्रकार से हार जाऊंगा। और इधर जो एग्जामिनर है वो भी ये देखकर ही खुश हो जाता है। तभी जो कैप्टन है वो बोलता है कि उसे कोई ना एक्स्ट्रा पुतला दो वरना वो हार जाएगा। तो एग्जामिनर हंसते हुए बोलता है कि हम एग्जाम के अंदर कोई भी जो एक्स्ट्रा पुतला है वो प्रोवाइड वो नहीं करते। अगर ये बंदा दिए गए टाइम के अंदर 3 किलोमीटर की दौड़ पूरी नहीं करेगा तो ये बाहर हो जाएगा। तभी जो जूली की दोस्त खुश होते हुए बोलती है देखो उस चीटर को, उसने इस बार के राउंड के अंदर अपना पुतला ही तोड़ दिया। लेकिन जूली हैरान होते हुए बोलती है लेकिन आखिरकार वो हमारी ओर ही दौड़ करके क्यों आ रहा है। और हम देखते हैं कि जो रेन है दौड़ करके उन्हीं की ओर जा रहा होता है और जो जूलिया पूछती है कि आखिरकार तुम हमारे पास क्यों आए हो, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तो जो रेन है वो बोलता है एक्चुअली मेरा जो पुतला है वो टूट चुका है। अगर मैं पुतले की जगह रियल पर्सन को कैरी करके अपना टेस्ट है वो फिनिश करता हूँ तो ये जो चीज़ है वो मेरे को पास वो कर देगी। और अगर इस वीडियो के ऊपर 2000 लाइक और 500 कमेंट आते हैं तो मैं अगले दिन ही इसका जो नेक्स्ट एपिसोड है वो लेकर के आऊँगा। तो इसी उम्मीद में आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। दिल के अंदर कोई बात है तो कमेंट के अंदर लिख देना। मिलते हैं शॉर्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।